हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। आपका ये वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशंस पर बेस्ड होगा। आपके कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर आप मुख्य जो आपकी खोज या फिर आविष्कार होते हैं उनसे रिलेटेड रेगुलर सवालों को आते हुए देखते हैं। इस क्लास के अंदर मैं ऐसे ही आपकी 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस का डिस्कशन करूंगा। उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को आपके साथ साझा करूंगा और आपके अपकमिंग पेपर में आप इनमें से कोई ना कोई सवाल को आते हुए देखेंगे। तो एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सवाल आपके सामने आएगा, एक एक करके पोल का यूज कीजिएगा। अगर आपके पास आपकी नोटबुक हो तो वन लाइनर्स के फॉर्म में आप अगर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को भी आप डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, इस ब्लैंक में आपका कौन आएगा जिसने 1642 में पहले यांत्रिक कैलकुलेटर यानी कि पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? कब किया था ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। तो नाम बता दीजिए, और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर रखना है। जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी रखोगे इन सवालों को लेकर, उतना ज़्यादा आपके लिए आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। वही मेरे ख्याल से सभी को चाहिए कि कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए पेपर में जाने से पहले। तो 37% लोगों ने बोला है आपके ब्लेज पास्कल। तो किसको लेकर जाने जाते हैं, किसकी इन्वेंशन करी थी इन्होंने? भाई साहब ने पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर की 1642 के अंदर। तो नाम क्या है इनका? आपका ब्लेज पास्कल है। 1642 की हमने बात करी है। सोफिस्टिकेटेड कैरी मैकेनिज्म 1642 के अंदर इनके द्वारा शुरू करा गया, जिसके बाद उन्होंने 50 प्रोटोटाइप्स आपके 3 सालों के अंदर बनाए और उनको आपका पब्लिक के लिए बेचने का काम किया, और आगे चल के इन्होंने फिर अपनी फैक्ट्री भी सेटअप करी थी। अगला देखिए, पहले आधुनिक विद्युत एयर कंडीशनिंग इकाई का आविष्कार दिए गए ऑप्शन में से किसने किया है? हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट? अब मेरे ख्याल से किसी को ये लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी ये एयर कंडीशनिंग क्या चीज होती है ना, जिसको आप एसी नाम भी देते हैं। तो फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग का इन्वेंशन करने के लिए दिए गए 4 विकल्प में से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऐसे और भी सेशंस आपके जिस बैच में आपने एनरोल करा उस बैच में और भी ऐड होते रहेंगे। बाकी मैं अपने टेलीग्राम और बाकी जगहों पर आपको इनका लिंक शेयर करता रहूंगा, वहां पर भी आप इनके अंदर एनरोल करके आ पाएंगे। तो देखिए, याद रखिएगा, विलिस कैरियर इनका नाम है। कैरियर नामक एक आपने आज के टाइम पर एशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में सुना होगा। तो कैरियर कंपनी इन्हीं भाई साहब से संबंधित है। नाम पूछा जाएगा, याद रखिएगा, विलिस कैरियर इनका नाम है। तो विलिस हैविलैंड कैरियर अमेरिकी इंजीनियर थे जिन्होंने आज के मॉडर्न एयर कंडीशनिंग डिवाइस का आविष्कार किया। इसको लेकर इनको जाना जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग यूनिट इनके द्वारा 1902 के अंदर आपकी बनाई गई थी। ठीक है, अगला देखिए, विलिस कैरियर जिनका भी हमने नाम जाना था, ये जाने जाते हैं एज द फर्स्ट एयर कंडीशनर के इन्वेंशन को लेकर। और पूछा जा रहा है किस साल इन्होंने इसका पहला प्रोटोटाइप आपका सामने रखा था। अभी हमने पीछे भी देख लिया था उस ईयर के बारे में जिसको लेकर मिस्टर विलियस कैरियर की इन्वेंशन एयर कंडीशनिंग को लेकर हमने जानकारी ली थी। तो ईयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और कई सारे आपके पेपरों के अंदर आपने सवाल को रिपीटेड फॉर्म में आते हुए भी देखा होगा। हमने पीछे भी जाना था, हमने यहाँ पर दोबारा से जान लिया है 1902, आपको ये याद रखना था। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी दे रखी थी। 1902 आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन है जी वो दिए गए 4 विकल्प में से? हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बम फॉर यूएसए? किसने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया था? ये रहा भाई आपका उत्तर, यानी कि पोल। पोल के आंसर आंसर कीजिएगा, बताइएगा हमें करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। और ये सवाल देखिए हवाबाजी वाले नहीं है। अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके रेगुलरली रिपीटेड वे में पूछे जाते रहे हैं, ना ही सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर भी। तो ये है भाई आपका जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। काफी प्रसिद्ध नाम है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए के अंदर यूएसए को इन्होंने एटॉमिक बम तैयार करके दिया था। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर डायरेक्टर लेबोरेटरी एट लॉस आलमोस न्यू मैक्सिको, एटॉमिक बम इन्होंने डिजाइन किया था। थियोरेटिकल वर्क एटॉमिक बम का और उसकी फंक्शनिंग को देने के लिए यहाँ पर उन्होंने आगे चल के अमेरिका को दिया था, जिसको हवाई जहाज से आपका गिराकर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूज किया गया था। तो फोर्थ का ए आपके रॉबर्ट ओपेनहाइमर का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। चलिए भाई,
एयरप्लेन को लेकर आपको नाम बताना है। हवाई जहाज का जो आविष्कार किया गया वो इस विकल्प में से किन के द्वारा किया गया? ये सारे सवाल रिपीटेडली आपके देखो पेपर में बनते हैं, और इसके ऊपर तो आपने मूवी भी देखी होगी यार, है ना? बताइए। तो 87% लोगों ने राइट ब्रदर्स का नाम यहाँ पर यूज किया है। तो इनको लेकर पता नहीं कितनी बार एसएससी भी आपसे सवाल पूछ चुकी है। तो राइट ब्रदर्स, जिसमें कि एक है आपके ऑरविल राइट और दूसरे हैं आपके विल्बर राइट, अमेरिकन एविएशन पायनियर्स हैं। जनरली इनको क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंट, बिल्ट और फ्लाई करने के लिए वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल मोटर ऑपरेटिंग एयरप्लेन। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? राइट ब्रदर्स से रिलेटेड ही आपसे चीज पूछ गई है, ये कौन से देश से आपकी संबंधित है? अभी पीछे भी हमने देखा था कि कहाँ पर इन्होंने सारा का सारा काम किया, पीछे भी मैंने आपको आपकी उस एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर ऐड करके बताया हुआ था कि कहाँ से आपके बिलोंग कर रहे थे। तो 68% लोगों ने यूएस से आंसर किया है। ठीक है, और किसको लेकर जाने जाता है वो भी हमने देख लिया, कहाँ से आपके ये आते हैं हमने वो भी देख लिया। राइट ब्रदर्स 1930। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है कि ये जो राइट ब्रदर्स हैं इन दोनों के नाम क्या थे। ठीक है, अभी होता है क्या है, मान लीजिए कि कल को आपसे आपका पेपर में पूछ ले, आप तो याद करके गए हो कि जी एयरप्लेन का जो आविष्कार किया वो राइट ब्रदर्स ने किया, और आपको ऑप्शंस में यहाँ पर दे दिए जाए ये वाले ऑप्शंस, तो किसको आंसर मार्क करोगे आप? ठीक है, तो बताइए भाई कि वो राइट ब्रदर्स जिनके अभी हमने नाम जाने थे, और नाम भी मैंने आपसे बात करी थी कि क्या क्या नाम था उनका, बताइए। तो काफी लोगों ने गलत कर दिया है। तो एक्सप्लेनेशन जो मैं किसी सवाल से रिलेटेड आपको बताया करूँ ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, कि आगे आने वाले सवाल भी आपके उसी एक्सप्लेनेशन से ही हो सकता है आपके निकल रहे हो। तो भाई ये थे आपके विल्बर और ऑरवेल। ठीक है, दोनों के दोनों भैया थे। एयरप्लेन के आविष्कार को लेकर इन दोनों को जाना जाता है। ठीक है, ऑरवेल एंड विल्बर। अगला सवाल देखिए भाई, ब्लड ग्रुप। बायोलॉजी के अंदर भी हमने इस सवाल का डिस्कशन किया था, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर भी कई सारे आपके जो आविष्कारक के नाम होते हैं वो आपका एसएससी आपसे पूछता है। रक्त समूह की खोज करने वाले आपको बताना है कि सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी। बहुत कॉमन सा सवाल है। ठीक है, कोई नया स्टूडेंट हो ना तो प्लीज घबराइएगा मत कि यार मुझे तो ये नहीं पता है, देखो बाकी के स्टूडेंट्स तो आंसर कर रहे हैं फटाफट फटाफट से, मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं आता है। ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं होता है। ठीक है, आज ये सारी चीजें आपको इस स्पेसिफिक अगर मैं चैप्टर के अंदर करा रहा हूँ, कोर्स के अंदर करा रहा हूँ, मजे लीजिएगा इनके। ठीक है, तो नाम है इनका आपका कार्ल लैंडस्टीनर। ही इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ द रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स। तो एबीओ के बारे में इन्होंने शुरुआत में बात कही थी। इसको लेकर इन्हें चिकित्सा के अंदर 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखो इन्हीं सवालों को घुमाने के लिए एसएससी कुछ भी कह सकता है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसको चिकित्सा से संबंध में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब स्टूडेंट्स क्या होंगे, स्टूडेंट घबरा जाएंगे कि यार इसका मतलब क्या ये है क्या हमें मतलब हर नोबेल पुरस्कार, हर साल के नोबेल पुरस्कारों के बारे में याद रखना है? ऐसा नहीं होता है। आई थिंक ये बात आप भी जानते हो, जब आपने एक व्यक्ति का नाम सुन लिया, आपने जान लिया कि भाई इन्होंने कुछ तो काम करा है, डिस्कवरी करी है, किसकी करी है, ब्लड ग्रुप्स की करी है। अब उसके बाद उनको उसके लिए दिया गया है, तो अब अगर हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, कल को आपका पेपर पूछ ले तो आप शिकायत थोड़ी ना कर पाओगे, क्योंकि एसएससी से शिकायत करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो उसी सवाल को अभी जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, एबीओ ग्रुप की जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। अब पूछा जा रहा है कब करी गई थी, कब करी गई थी वो भी लिखा हुआ था पीछे, हमने जान पूछकर वहां पर आपको बताया नहीं था, क्योंकि अगर हम वहां पर बता देते तो ये वाला सवाल आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन देखना आपको जरूरी है जो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखता है। तो 57% लोगों ने बनाया है कि ये जो डिस्कवरी है ग्रुपिंग की, ये आपकी 1901 के अंदर करी गई थी। किसने करी थी वो आपको पता चल गया, कौन कौन से स्टार्टिंग में ग्रुप्स के बारे में पता चला था वो पता चल गया। ये सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन वाला आपका सेक्शन है ना, ये पीडीएफ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई नहीं देता है ऐसी पीडीएफ। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, आपको अगर स्टैटिक जीके की कंबाइंड पीडीएफ चाहिए कि सर ये जो जैसे आप अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस करा रहे हो या फिर बाकी की जो चीजें होती हैं, और उसमें मान लीजिए कि आपका कुछ करंट से कुछ सवाल है जो कि स्टैटिक से ही एसोसिएटेड है, जैसे हम कभी मान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात करते हुए
या फिर हमने कुछ और बातें करी नोबेल पुरस्कार से संबंधित, तो अभी करंटली किस किस को दिया गया है उस फील्ड से, तो ये सारी की सारी कंबाइंड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर कुछ टाइम में मिल जाएगी। आप अगर लेना चाहेंगे तो इसको वहां से भी ले पाएंगे। टेलीग्राम का नाम हम क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, आप ले लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बॉल पॉइंट पेन, इसकी इन्वेंशन दिए गए चार विकल्प में से किसके द्वारा कही गई? इसमें काफी कंफ्यूजन होगा लोगों को, जितना हमें लगता है, बाकी आप बताइए। हु आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द बॉल पॉइंट पेन? 35%, 33% लोगों ने यहाँ पर बताया है आपके लैज़लो बायरो। ठीक है भाई, याद रखिएगा इनको। तो लैज़लो बायरो ने बॉल सॉकेट मैकेनिज्म को एक नई पेस्ट शाही के साथ मिलाकर बॉल पॉइंट का आविष्कार किया था। एक पत्रकार के रूप में लगातार लिखते हुए आपके जो मिस्टर बैरो फाउंटेन पेन की कमियों के अधिक निराश होते थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अभी मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि लीजिए हम आपका एक बॉल पॉइंट पेन इजाद कर देते हैं। नाम याद रखिएगा, नाम इनका थोड़ा सा ऐसे ही है, तो ज्यादा किसी को पता भी नहीं होता है। नाम क्या है इनका? लैज़लो बायरो। अगला देखिए भाई, आपकी जो साइकिल होती है, साइकिल चलाने का सभी को शौक हुआ करता था, तो बताइए इसकी जो आविष्कार किया वो किसने किया? नाइस। 50% लोगों ने आंसर किया है आपका किर्कपैट्रिक मैकमिलन। तो ये याद रखोगे भाई, प्लीज याद रखिएगा। ये सवाल ऐसे हैं जो कि मार्केट में आपको कोई भी कहीं नहीं कराता है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आपको मिल जाएंगे कुछ कुछ यूट्यूब पर वीडियोस, बट बात ये है कि जब एक सीक्वेंस मैंने स्टार्ट किया है, एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है आपके स्टैटिक पार्ट को कवर कराने की, और मैं जो मेंस वाले स्टूडेंट्स भी हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि उनके एग्जाम से पहले मैं पूरा का पूरा सेक्शन निपटा दूंगा। तो उन लोगों के लिए भी काफी हेल्प रहेगी जो बाकी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की, जीडी कांस्टेबल, स्टेनो, सीपीओ, सभी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और इन पर ज्यादा ध्यान देता नहीं है कोई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट में इसके लिए इतनी बुक्स भी नहीं मिलती हैं। ओके, तो बाइसिकल के आविष्कार को लेकर क्रिक पैट्रिक, आपको मैक मिलन का नाम याद रखना है, ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे। तो उन्होंने ऐसी कोशिश करी एक दिन कि यार ये तो बड़ी बढ़िया सी चीज लग रही है, चलो इसके मैकेनिज्म को तैयार करता है। अगला सवाल बताइए, डीजल इंजन की हम बात कर रहे हैं, इनको इन्वेंट करा गया किसके द्वारा, और जिसने भी इन्वेंट किया ये आपके कौन से देश से थे? बताइए, आसान सवाल है ये वाला तो। ठीक है, तो 95% लोगों ने आंसर किया है रुडोल्फ डीजल। आपको याद रखना है, जर्मनी से ये थे। रुडोल्फ से आपको ये भी याद हो जाएगा कि जर्मनी से आपका वो संबंध रखता है जैसे कि हिटलर। तो ये आपके लिए इजी रहेगा, सरनेम में इसको आपको डीजल दिख ही गया है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रुडोल्फ डीजल, best known for the invention of the engine that bears his name. His invention came while the steam engine was the predominant power source of the large industries. 1885 के अंदर डीजल सेटअप इन्होंने पहली बार अपने शॉप के अंदर किया और इग्निशन इंजन को इन्होंने इजाद किया। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? The double stranded structure of DNA was first described by which of the following scientists? तो डीएनए की आपको डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नजर आती है ना, कुछ इस प्रकार की सी जो नजर आती है, मैंने बन नहीं रहा है मुझसे, ऐसे ही होता है ना, अरे हो जा, मतलब ऐसे ऐसे करके होती है ना, और डबल स्टैंडर्ड आपको नजर आता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन है वो जिन्होंने उसको पहली बार आपका डिस्क्राइब किया। तो 62% लोगों ने यहाँ पर क्रिक एंड वॉटसन, तो देखो क्रिकेट से क्रिक को आप कर सकते हैं, और शेन वॉटसन आपने ऑस्ट्रेलिया के एक एक्स ऑलराउंडर का नाम सुना होगा, तो ऐसे कर लीजिएगा कि क्रिक एंड वॉटसन एक डबल स्टैंडिंग डीएनए की आपकी खोज कर रहे हैं या फिर उसको पहली बार डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको याद भी रह जाएगा। तो डिस्कवरी इन 1953 ऑफ डबल हेलिक्स ट्विस्टर लैडर स्ट्रक्चर जो कि आपको डीएनए को नजर आता है, वो कौन है? जेम्स वॉटसन एंड आपके फ्रांसिस क्रिक। आई थिंक ये अभी आपको याद रह जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, मलेरिया पैरासाइट, मैंने मलेरिया पैरासाइट के बारे में पूछा है, मलेरिया परजीवी की खोज इस चारों विकल्प में से किसने करी? बताइए भाई।
38% लोगों ने सिर्फ आंसर किया है। लुइस पाश्चर नहीं है, ये है आपके लुइस अल्फोंसो लावरन। ठीक है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता। तो मलेरिया पैरासाइट की हम बात कर रहे थे। चार्ल्स लुइस अल्फोंसो लावरन इज द वन जिनको इसकी डिस्कवरी को लेकर जाना जाता है। अल्फोंसो लावरन मिलिट्री डॉक्टर थे फ्रांस की हेल्थ सर्विस के अंदर, उनकी आर्म फोर्सेस में। उसके बाद इस मलेरिया पैरासाइट की जो डिस्कवरी करते हैं वो करते हैं 1880 के अंदर। तो ये याद रखोगे आप? भाई याद रखना ही पड़ेगा, मतलब रखना ही पड़ेगा। ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि जनरली लोगों को नहीं आइडिया होता है। उनको ऐसे लगता है कि वो यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलने की कोशिश करता है। आप नहीं खेलोगे। लेकिन किसने खोजा कि मलेरिया विशेष प्रकार के एक मच्छर के कारण से होता है? हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ मॉस्किटो? बताइए भाई। अब इन दोनों में अंतर था। ठीक है, कभी आप पिछले वाले सवाल का आंसर ढूंढ रहे हो कि यार अभी पिछले वाले भाई साहब जो थे उन्होंने पैरासाइट की डिस्कवरी करी थी, तो पक्का इन्होंने ही पता कराया होगा कि मॉस्किटो से ही आपका पर्टिकुलर टाइप ऑफ मलेरिया डिजीज हो रहा है। बताइए भाई। तो सिर्फ 28% लोगों ने बताया है। नाम है इनका रोनाल्ड रॉस। तो देखो किससे होता है किससे नहीं होता है, या फिर किसने पैरासाइट के बारे में पता लगाया है, बातों में अंतर होता है। आप यहाँ पर रोनाल्ड रॉस का नाम याद रखेंगे। अगस्त 20 1897 सिकंदराबाद, कहाँ का सिकंदराबाद है? भारत वाला। तो रॉस जो है वो एक लैंडमार्क डिस्कवरी करते हैं जहां पर आपके स्टमक टिश्यूज को डाइसेक्ट करते हुए ये आपका एनोफिलियन मॉस्किटो से निकलने वाले कुछ आपके इस प्रकार के पैरासाइट्स के ट्रांसफ्यूजन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका मलेरिया पैरासाइट्स का ट्रांसमिशन है वो इन एनोफिलियस मॉस्किटोज के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपका नाम क्या था इनका? रॉस, रोनाल्ड रॉस। देखिए ये वाला सवाल बताइए, सर रोनाल्ड रॉस वाज बोर्न इन विच कंट्री? तो आधे लोगों तो आपको तो पता है कि सर रोनाल्ड रॉस को किसके लिए जाना जाता है। इन्होंने बताया कि जो आपका मच्छर होता है इससे आपका मलेरिया फैलता है, आपको पता है। लेकिन ठीक है, अभी कौन से देश के अंदर पैदा हुए थे? तो बताओ कौन से देश के अंदर पैदा हुए थे? अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको। बताइए भाई। कोई कह रहा है यूएसए, कोई कह रहा है इंडिया, कोई कह रहा है चाइना। चाइना किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, तो 44% लोगों ने आंसर किया है इंडिया। ठीक है, तो भारत में पैदा हुए थे सर रोनाल्ड रॉस। अल्मोरा इंडिया के अंदर पैदा हुए 1857 के अंदर। और 1857 का आप टाइम जानते भी हैं, एक लैंडमार्क इवेंट था हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो रॉस जी हैं जनरल इंडियन आर्मी के अंदर, और इनके वाइफ माटिडा, इनको ये होते हैं। बाकी की जानकारी आप देख लीजिएगा क्या क्या इन्होंने काम किए थे, वो अभी हमने पीछे भी देख लिया था। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से बताइए कि इस ब्लैंक की जगह पर कौन आएगा जिसको अवार्ड किया गया है नोबेल पुरस्कार, किसको लेकर? फिजियोलॉजी को लेकर या फिर मेडिसिन को लेकर? कब? 1902 के अंदर, फॉर इज डिस्कवरी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। देखो मलेरिया पैरासाइट की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? आपके अल्फोंसो लावरन ने करी थी, ये हमने जान लिया था। लेकिन एक्चुअली में इनकी डिस्कवरी मलेरिया पैरासाइट नहीं, इनको दिया गया था कि ये आपका जो एनोफिलीज, अभी हमने मॉस्किटो जाना था, वहां से पैरासाइट को जो ट्रांसमिशन के बारे में आइडिया लगाया था, तो इसको लेकर मिस्टर रोनाल्ड रॉस को दिया गया था। तो इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए। मैं पोल नहीं दे रहा हूँ इसके लिए। अगर हमें पूछा जाए कि भाई ये आपका मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी किसने करी थी, तो वो भाई साहब आपके अल्फोंसो लावरन रहेंगे। 1880 वाला वो टाइम था। लेकिन जब हम आपका मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसी को नोबेल पुरस्कार मिलने की बात करते हैं तो दैट वाज रोनाल्ड रॉस। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन जो आपके अंदर आ सकता है, इसको हमने यहाँ पर आपको दूर करने की कोशिश करी। नोबेल पुरस्कार इन फिजियोलॉजी मेडिसिन 1902 के अंदर जिसको दिया गया, उनका नाम क्या था? आपका रोनाल्ड रॉस। अब आप रिसेंटली बात कर लीजिए, हाल ही में 2022 के जब हम नोबेल प्राइज किसकी बात कर रहे हैं? फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं या फिर चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो ये किसको दिया गया है? ये है आपके स्वीडिश आपके जेनेटिक्स, नाम क्या है इनका? स्वयंसे पाबो। याद रखोगे किसको लेकर दिया गया है? फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन्स एंड द ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये भी ऐसे पूछने लग गया है कि बताइए कि किस फील्ड की रिसर्च को लेकर हाल ही में जो मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया, वो पहली चीज किसको दिया गया? तो वो आपको पता चल गया, स्वैंटे पैबो हो गए। और किस फील्ड के अंदर डिस्कवरी को लिए दिया गया है वो भी हमने जान लिया है। तो चीजें क्लियर रहेंगी ना? समझ रहे हो आप बात को मेरी? अगले सवाल पर आ जाइए। हाँ जी, डायनामाइट की इन्वेंशन किसने करी थी?
बताइए भाई। नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्सों को तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई डायनामाइट की डिस्कवरी कौन कर रहा है। तो ये जो भाई साहब हैं आपके एल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं को जाना जाता है एज द इन्वेंटर ऑफ द डायनामाइट। ठीक है। तो स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन, नाम क्या है? एल्फ्रेड नोबेल। 355 पेटेंट इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने, जब तक ये मरे, जब तक इनकी मृत्यु हुई, इन्होंने फाइल करे थे। और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए, रेदर एंड आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए। इन्होंने काफी सारी चीजों में अपना योगदान दिया और इसीलिए बहुत पैसा था इनके पास। और मरने के टाइम पर इन्होंने एक अपनी विल साइन करी थी कि जितना भी मेरी संपत्ति है उससे आप ऐसे ही इन्वेंटर्स या फिर साइंटिफिक फील्ड के अंदर अपना योगदान देने वाले लोगों को क्या करें, मेमोरेट करें, यानी कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे अवार्ड्स के शुरुआत करें। याद रखिएगा, कंट्री का भी नाम याद रखिएगा, इनका नाम बनना आपको कंट्री को लेकर पकड़ा दिया जाएगा। हु इन्वेंटेड डायनामाइट एंड was also the founder of the नोबेल पुरस्कार? अभी ये तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अभी पीछे हमने जान लिया एल्फ्रेड नोबेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। याद रखोगे, वही वाली बात है, सवालों को घुमा फिरा कर बार बार पूछने वाली। ठीक है भाई, तो एल्फ्रेड नोबेल बाकी हमने जान ही लिया। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द नोबेल पुरस्कार, या फिर 1895 आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? अभी हमने पीछे देखा था स्वीडिश साइंटिस्ट थे, यानी कि स्वीडन से आपके संबंधित होंगे। तो मैं इसका पोल नहीं दे रहा हूँ यार, क्योंकि ये जानकारी ऑलरेडी मैंने पीछे आपको दे दी है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर मैं आपका। तो ये याद रखिएगा, एल्फ्रेड नोबेल अगर पूछा जाए कि कौन सी कंट्री से आपके बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रहेगा आपका स्वीडन। ठीक है। तो काफी सारे एरियाज के अंदर इन्होंने अपने हाथ फहरा रखे थे। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। इलेक्ट्रिक बैटरी की हम आपसे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय हुम एंड ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया और वह कौन से देश से आपका संबंधित है? ये वाला सवाल तो बचपन में वही वाली किताब जो बसों में नहीं मिलती थी, 10 रुपए वाली, उसमें मिलता था। ठीक है। तो 40% लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है आपका अलेजांड्रो वोल्टा। अब देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये जो क्लास हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि सर इतने सारे आविष्कार हैं, कैसे कैसे किस किस का नाम रहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, शुरुआत करने से पहले ही वो अपने पैरों में बेड़ियां बांधने की कोशिश में लग जाते हैं कि बस दौड़ेंगे बाद में, लेकिन पहले देखेंगे कि हमें वो कौन सी चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसे एक पॉइंट पर, जैसे मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस का कर रहा हूँ, तो अब क्योंकि अगर आपने ये मेरी तीनों क्लासेस कर ली, तीनों क्लासेस करने के बाद आपको मान लीजिए कि कई सारे याद नहीं रहे, कुछ याद रह गए, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत सारा फायदा मिलता है। अब मान लीजिए कि आपको मिस्टर अलेजेंड्रो वोल्टा का नाम मिल गया, पूछ रहे हैं वो किसी और के डिस्कवरी के बारे में, तो आपको पता है कि भाई साहब ये वोल्टा भाई साहब जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी की इन्वेंशन को लेकर जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज में भी काफी हेल्प कर जाता है। तो हम आपको बस बता रहे हैं कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और कहाँ से संबंधित है ये? आपके इटली से संबंधित है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो द फर्स्ट ट्रू बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय द इटालियन फिजिसिस्ट एल्वांसो वोल्टा। 1800 के अंदर इसको इजाद किया गया था। अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर केमिस्ट्री के अंदर अपना थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, और ये बहुत बार एसएससी पूछ चुका है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन की बात बता दीजिए, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट के रूप में नजर आता है, पहले तत्व के रूप में। तो हाइड्रोजन की खोज किसने करी? बताइए, बता दीजिए। तो 40 नहीं, 35 हो गया है। तो ए और बी में तुक्केबाजी चल रही है बड़ी जबरदस्त, और सी में भी बड़ी जबरदस्त आपकी तुक्केबाजी चल रही है। नाम है इनका हेनरी कैवेंडिश। ठीक है भाई, तो अभी तो नहीं भूलोगे, तो याद रखिएगा। जैसे ये हेनरी भाई साहब आ रहा है ना, तो हेनरी से हाइड्रोजन करके आप शायद याद रख पाओ। तो सी से आपको पता ही है, फिर याद ही आ जाएगा कैवेंडिश करके। अब तो भूलोगे भी नहीं, अब तो ऐसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो हेनरी कैवेंडिश इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्हें आपका हाइड्रोजन की डिस्कवरी को लेकर नाम लिया जाता है।
अगला सवाल है आपकी पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का जो पहला एलिमेंट यानी कि पहला तत्व है वो कौन सा है। अभी मैंने पीछे भी बता दिया, वही सेम चीज आपकी यहाँ पर भी आ गई और आसान सवाल भी है। तो ये याद रहेगा आपको कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, इट्स इजी। तो ये है भाई आपकी आवर्त सारणी। इसके बारे में केमिस्ट्री का जो हमारा मास्टर कोर्स था उसके अंदर हमने खूब चर्चाएं करी थी, खूब बातें करी थी। अगला सवाल देखिए, सेफ्टी एलिवेटर को लेकर पूछा जा रहा है। एलिवेटर का नाम आप समझते हैं, जो सुरक्षा लिफ्ट होती है आपकी, ठीक है। बताइए कि हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट एलिवेटर या फिर सेफ्टी एलिवेटर। ये रहा आपका पोल। पोल नहीं जा रहा, भी पोल अटक गया है शायद, नहीं गया, रुको मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ। बताइए। ये बैचेस में ऐड करवाना भूल गया मैं, काफी सारे में बैचेस में ऐड हो जाता तो और भी बच्चे आ जाते। तो याद रखिएगा भाई, आपकी इलिशा ओटिस करके हैं एंड ही इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट सेफ्टी एलिवेटर। नाम याद रखिएगा। द ओटिस एलिवेटर कंपनी अपने ओरिजिन्स एलिशा क्रेविस ओटिस से आपके ओरिजिनेट कर सकते हैं, जिन्होंने फर्स्ट सेफ्टी पैसेंजर एलिवेटर को इजाद किया था। याद रखिएगा, एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है ये। अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुइस वाटरमैन ने किस चीज का आविष्कार किया था। नाम क्या है, लुइस वाटरमैन। काफी नाम इन्होंने सुना होगा, इनका आपने सुना होगा, बताइए। तो 88% लोगों ने फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन। तो याद रखिएगा कि ही इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ दिस फाउंटेन पेन, लुइस वाटरमैन। कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। इन्वेंटेड अ सुपीरियर फाउंटेन पेन दैट मेड इन वेल एंड डिप पेन्स ऑब्सलीट। ऑब्सलीट यानी कि जो चीजें आपकी उपयोग में नहीं रहती हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, आपके इंक और टिप करके फिर लोग लिखने की कोशिश करा करते थे। फिर इन्होंने फाउंटेन पेन की इजाद की, यानी कि उसकी डिस्कवरी की, यानी कि इन्वेंशन की। नाम क्या है, वाटरमैन। अब चलिए, आप ऐसी बात है तो हमें ये बता दीजिए कि वो कौन सा मेटल है जिसका इस्तेमाल निब बनाने में किया जाता है। किसकी नीब, इन फाउंटेन पेन्स की। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए एक अच्छा सवाल हो जाएगा। 4 सवाल और करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। सिलिकॉन से नहीं बने होते हैं यार, सिलिकॉन तो बहुत सॉफ्ट मेटल होता है आपका। तो ऑस्मियम आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ऑस्मियम इज द मेटल जिसका इस्तेमाल आपका फाउंटेन पेन्स के इस्तेमाल के लिए करा जाता है। तो ऑस्मियम एलॉय, ठीक है भाई। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। इंसुलिन के बारे में बता दीजिए। जब हम बायोलॉजी का डिस्कशन करते हैं तो वहां पर आपके इस इंसुलिन नामक चीज को लेकर कई बार सवाल पूछा जाता है। इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, बताइए। क्या होता है इंसुलिन। इंसुलिन का इस्तेमाल किसको लेकर होता है, बताऊं क्या। तो पता है, आपने सुना होगा डायबिटीज नामक चीज के बारे में। तो इंसुलिन का इस्तेमाल डायबिटीज को खत्म करने के लिए होता है। किसने इसकी डिस्कवरी करी, ये मिस्टर बेंटिंग जी हैं, एफ बेंटिंग, इनके द्वारा करी गई। तो इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग, चार्ल्स एच बेस्ट एंड जे जे आर मैकलॉड। लेकिन ये बेंटिंग को याद रख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं को यहाँ पर यूज करा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 1921 के अंदर इंसुलिन को इन्होंने। ये लो जी, मेरा सवाल आपका एक और आ गया। इंसुलिन को किसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, किसको ठीक करने के लिए, यानी कि किसको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो डायबिटीज, अभी पीछे भी मैंने बात करी थी आपसे। तो याद रहेंगे ना सारी चीजें। देखो तभी मजा आता है जब हम चीजों को रिलेट करते हैं। अब चलो, हमने देख लिया कि इंसुलिन की डिस्कवरी किसने कर दी। अब अगली चीज आपके सामने यही तो आएगी कि बताइए कि ये चीज होती क्या है इंसुलिन, या फिर इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करता है। अभी हमने पीछे एफ बेंटिंग या फिर आपका फ्रेडरिक बेंटिंग का जिक्र किया था। पूछ रहे हैं कि आपसे कौन से देश से बिलोंग करता है। जब मैं आपसे मिस्टर बेंटिंग के बारे में और उनके साथी दो जिन्होंने इंसुलिन की खोज में उनका सहयोग किया था, मैंने बात करी थी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, आपको आई थिंक याद होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर 1921 के अंदर इंसुलिन की खोज करी थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से आप आइडिया लगा सकते हो कि कनाडा से आपके ये रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बेंटिंग वाज बोर्न ऑन अ फार्म इन ओंटारियो कनाडा 14 नवंबर 1891। ये याद रखने की जरूरत नहीं है 1891 ये सब वो सब, बस इतना याद रखना कि है कहां से, बस। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के बारे में
कि बताइए कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो पोल आपका हम दे देते हैं आपको, बताइए। 35 क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, वरना मजा नहीं आएगा। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, इस वाले चैप्टर में आपके? आई थिंक 115। तो 4 क्लास से काम करते हैं, इतना ही रहने देता है ना। आपका बाकी का भी सेक्शन आपको कवर करना होता है। हेनरी बेकेरेल का याद रखिएगा भी नाम। काफी सारे लोगों ने मैरी क्यूरी को पकड़ लिया है इसको लेकर। हम रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात कर रहे हैं। उन्होंने रेडियो एक्टिव टाइप का कुछ एक उसके भी बारे में बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आप हेनरी बेकेरेल को याद रखिएगा, ठीक है। तो हेनरी बेकेरेल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। 1896 का ये टाइम है, बाकी की जानकारी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो सामने आएगा, एक एक करके अपना आंसर करिएगा पोल के अंदर। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी नामक शब्द जो है, ये जो टर्म है, ये दिए गए 4 विकल्प में से किसके द्वारा आपका दिया गया, यानी कि इस शब्द को किसके द्वारा बनाया गया। पहला सवाल आपके सामने है, पोल में आंसर करिएगा। अगर किसी को चीजों के आंसर ना पता हो, सवालों के आंसर ना पता हो, तो देखिए कृपया करके घबराइएगा मत, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपको तभी ज्यादा फायदा करेंगे जब आप बिना घबराए हुए सवालों के आंसर को याद रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाए, तो देखो वन लाइनर के फॉर्म में आप याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि ये जो आपका रेडियो धर्मिता नामक शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया, बनाया गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैरी क्यूरी, ठीक है। तो आप वन लाइनर के पॉइंट में भी इसको अपनी नोटबुक में फटाफट से नोट करके चल सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले फटाफट से आप रिवाइज कर लें। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैरी क्यूरी ने नई घटना का वर्णन करने के लिए रेडियो धर्मिता नामक शब्द को यूज किया। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेनरी बिकेरेल की बात कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में, यानी कि 30th जो हमारा सवाल था, हमने ये जाना था कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। तो वो किसके द्वारा करी गई थी? हेनरी बिकेरेल के द्वारा, ठीक है। अब दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है कि ये जो डिस्कवरी हुई है ये किस साल में हुई है, ये आप बता दीजिए मुझे। तो 41% लोगों ने आंसर दिया है। जब मैंने 30th क्वेश्चन का आपको आंसर बताया था, मिस्टर हेनरी बिकेरेल का मैंने नाम यूज किया था, तो 1896 आपको याद रखना है। उस सवाल के साथ में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। देखो ये चीजें ना एक बार में याद नहीं होती हैं। आप चलो एक बार आज देख लोगे, चीजें थोड़ी सी आपके दिमाग में बस जाएंगी। जब वीकेंड आए, नेक्स्ट वीकेंड आए, तो इन चीजों को फटाफट से रिवाइज कर दीजिएगा। तो मार्च 1896 में एक ठंडे दिन पर फ्रांसीसी की भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकेरेल ने दराज खोला, जहां पर उसने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप की बात बतानी है। पहला माइक्रोस्कोप जिसको 1674 1674 के अंदर इन्वेंट करा गया, वो किसके द्वारा करा गया? माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए पहला माइक्रोस्कोप दिए गए 4 विकल्प में से किसके द्वारा किया गया इन्वेंट? तो 44% लोगों ने सही आंसर दिया है। नाम है भाई इनका आपका एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो एवीएल करके याद रख लीजिएगा कि एवीएल कंपनी का माइक्रोस्कोप आया। ऐसे याद रखाने के लिए मैं आपको एक मजेदारी वाले ऐसे होते हैं ना, ऐसी करके कुछ भी दिमाग में लाकर चीजों को याद करने का तरीका देखना चाहिए। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 के अंदर पहला माइक्रोस्कोप क्या किया गया? इन्वेंट करा गया। तो 1677 1674 नाम हमने बता दिया है। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। यीस्ट, ब्लड, इनके इंसेक्ट को मेजर करने के लिए इन्होंने इसका यूज किया था। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर ल्यूवेनहॉक की, और हमने बात करी थी वहां पर यीस्ट की भी, हमने बात करी थी वहां पर ब्लड की भी, जिसको लेकर इन्होंने उसको ऑब्जर्व करने के लिए उस माइक्रोस्कोप को, पहला माइक्रोस्कोप था, उसको इन्वेंट किया था। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया जो है उसकी डिस्कवरी दिए गए विकल्प में से किसने करी। तो यार ये रहा आपका पोल, कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो अभी जो हमने भाई साहब पहले माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने वाले का नाम जाना था, उन्हीं को आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ही इज ऑल्सो नोन एज द डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया। एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक इज ऑल्सो नोन एज द डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया। याद रखिएगा, एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक ने रक्त, खमीर, कीड़े और कई अन्य छोटी वस्तुओं की जांच के लिए केवल एक लेंस के साथ साधारण माइक्रोस्कोप बनाया।
यह वह बैक्टीरिया के वर्णन करने के लिए यूज कर रहे थे, जिसमें इनको ये भी पता चला कि आखिरकार ये बैक्टीरिया नामक चीज होती क्या है, क्या क्या इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसको लेकर इन्हें दोनों चीजों को याद रख लीजिएगा। आई थिंक अब आप नहीं भूल पाओगे। अब आपको पता है कि एक आदमी था, वो दूरबीन लेकर घूम रहा था, बोलने के लिए बोल रहा हूँ, माइक्रोस्कोप और दूरबीन में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन फिर भी कि माइक्रोस्कोप लेकर घूम रहा था, उसको बैक्टीरिया मिल गई, तो दोनों को लेकर उसने अपना नाम दे दिया, एक इन्वेंशन और एक डिस्कवरी। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में बता दीजिए। देखो हम डिस्कवरी के बारे में कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेंट कर रहे हैं उसको। डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में शायद आपको अंतर पता होगा। डिस्कवरी इज समथिंग जो कि ऑलरेडी है, बट उसके बारे में किसी ने एक्सप्लेन किया है कि भाई ये आपका एग्जिस्ट करता है। और इन्वेंशन होती है कि जो चीज आपकी आप यूज करने के लिए पहली बार मार्केट में उतारते हैं, उसको इजाद करते हैं पेटेंट फाइल करके। समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में से वो कौन व्यक्ति है जिसने ऑक्सीजन की खोज करी। बताइए भाई। नाइस यार, 46% लोगों ने एकदम बढ़िया आंसर दिया है। जोसेफ प्रिस्ली आपको यहाँ पर याद रखना है, हु इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्ली ने 1774 में की थी। ऑक्सीजन गैस मानक तापमान और दबाव पर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस के रूप में मौजूद होती है। बाकी की जानकारी आप ले लीजिएगा। 20% हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंसिस्टिंग पार्ट होता है वो आपका ऑक्सीजन करता है, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं होती है, सेकंड नंबर पे होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहले पोलियो टीके की खोज की। पोलियो वैक्सीन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन। आपके ऑलरेडी एसएससी के पेपर उठाकर देख लीजिएगा, चाहे आप सीजीएल देख रहे हो, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल देख रहे हो, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, कोई भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम, पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है आपका। पहली पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी को लेकर आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था, तो जे ई सॉक का आपने यहाँ पर नाम याद रखिएगा, जोनास एडवर्ड सॉक। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल था। पोलियो वैक्सीन पोलियो की रोकथाम के लिए दिया जाने वाला पोलियो वायरस तैयार करना तंत्रिका तंत्र का एक संक्रामक रोग है। मनुष्य में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले पहले पोलियो वैक्सीन, जिससे निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन या सॉल्व वैक्सीन के रूप में भी जाना जाता है, 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के एक फिजिसिस्ट या फिर आपके चिकित्सक जोनास सॉक द्वारा विकसित किया गया था। देख रहे हो, टीका लगा रहे हैं। अगला सवाल देखिए भाई, पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल कौन सी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रकाशित करी थी? तो अगर आप में से कोई हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, तो हमने आपको हमारे मास्टर कोर्स ऑन केमिस्ट्री के अंदर भी उन सभी साइंटिस्ट के नाम बताए थे जिनके नाम केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री साइंस से आपके रिलेटेड है, और उनके बारे में चीजें पूछी जाती रहती हैं। तो भाई नाम बता दीजिए, और कॉमन सा भी आंसर है, बताइए। आसान है भाई, कई बार इसका ऑलरेडी आपके पेपर में भी सवाल पूछा जा चुका है। नाम है इनका दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी करके आपने देखी होगी। तो 1869 का ही टाइम है, रशियन साइंटिस्ट है, नाम है दिमित्री मेंडलीव, और इन्होंने अपनी पहली पीरियड टेबल, जिसको जनरल वे में एक्सेप्ट किया गया था, इसको प्रकाशित किया था। अगला सवाल आपसे पूछ लिया कि दिमित्री मेंडलीव ने अपनी जो पीरियडिक टेबल दी थी वो कब दी थी। अभी पीछे भी बताया मैंने आपको, अगर आपने गौर फरमाया होगा वहां पर, तो बताइए भाई। रशियन है ये, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट है, और इज नोन एज द नो गिवर ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल पीरियडिक टेबल। उत्तर आपके सामने हमने भेज दिया है, 1869 था। ठीक है भाई, तो बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1869, वही सेम एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पर भी यूज हो रहा है। आगे आइए, अगला सवाल, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, कितने तत्वों के बारे में उन्होंने अपनी उस आवर्त सारणी के अंदर वर्णन किया था? बताइए, ये इंपॉर्टेंट है यार। बाकी सारी चीजें तो चलो याद रह जाती हैं कि मेंडलीव ने दी ये वो, लेकिन एलिमेंट कितने थे ये भी तो एक मजेदार चीज बन जाती है ना। तो ये याद रखिएगा, 63। ठीक है, तो जैसे कि 1869 के अंदर उन्होंने आपकी वो दी थी ना, तो समझ लीजिएगा 69 से 6 कम करके याद रखने के लिए, मतलब कि 63 इसके अंदर क्या थे, टोटल एलिमेंट्स थे। कुछ इस प्रकार की आपको नजर आती है।
और इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर अपनी ये आवर्त सारणी को यानी कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। ठीक है, आर किसके उसके ऊपर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी पर एटॉमिक मास, जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं, 63 एलिमेंट उनकी इस आवर्त सारणी के अंदर दिखाए गए थे। अगला सवाल देखिए, पेनिसिलिन। आपसे अगर मैं कहूं कि आपके एसएससी के पिछले सालों के पेपर उठाकर देखिए, ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। तो होता क्या है ना, जब हम ऐसे बिखरे बिखरे सवालों को देखते रहते हैं कि एक हमें बायोलॉजी के अंदर देखने के लिए मिल गया, एक हमें कहीं पर देखने के लिए मिल गया, लेकिन जब हम इस तरीके के स्टैटिक जीके का एक आपका कोर्स क्रिएट करके आपको उन सारे के सारे सवालों की एक सीक्वेंसिंग बनाकर दे देते हैं, उससे बढ़िया क्या ही रहता है भैया, है ना। देखो हम फिर से कहेंगे, किसी को यार अगर डाउट आ रहा हो तो डाउट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा, अगर नेट नहीं चल रहा हो तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, पोल आपके पास नहीं जा रहे हो तो भी हम कहेंगे कि एक बार आप अपना नेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन की हम आपसे डिस्कवरी यानी कि खोज की बात कर रहे थे। अरे यार ये क्या हो गया, बताइए भाई। बायोलॉजी के अंदर भी हमने आपको ये पढ़ाया था, इन भाई साहब का नाम बताया था, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाकी का आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, 1928 का ही टाइम था। अब दूसरी चीज आपसे पूछ रहे हैं कि जो पेनिसिलिन आपका डिस्कवर करा गया वो दिए गए चार विकल्प में से किससे किया गया, बताइए भाई। देखो एक चीज आप हमेशा करना, कभी भी अगर आप अपने जीएस की तैयारी करते हैं ना, तो अपने सामने आप गूगल जरूर रखा करो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप अपने एंड से अपना अकेले बैठ के पढ़ रहे हुआ करो, कुछ भी चीज अगर आपको लगता है, जैसे मान लो कि आपको वायरस के बारे में नहीं पता है कि अरे वायरस के बारे में प्रॉपर डिफाइंड जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा, फटाफट से डाला विकीपीडिया पे, एक दो लाइन लिखी होंगी, उसको देख लिया। तो कभी भी ऐसे मत छोड़ा करो, इस तरीके से पढ़ा करो जैसे आपको किसी को पढ़ाना है। आई एम टेलिंग यू, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है आपका पढ़ाई भी और आपकी तैयारी भी। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे कि मान लीजिए कि जो चीज आपने भी देखी है, यू नीड टू एक्सप्लेन इट टू समवन। मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा जी ने आपको बिठा लिया, पूछने लगे कि हाँ भाई ये क्या पढ़ रहा है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी, अच्छा बता क्या होता है पेनिसिलिन। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो मिल पाएगा। यहाँ पर मैं हर चीज को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लिमिटेड टाइम है, सवालों को फटाफट से निपटाना है। फंजाई से आपका ये पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था, ये एक फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखना था, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर आता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी, कब करी, अभी पीछे दिखाया था मैंने आपको, 1928 के अंदर करी थी। अब आई थिंक आप इस सवाल को पोल देने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगी है। ये है आपके मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देख रहे हो, इतना बड़ी डिस्कवरी करने के बाद भी आदमी कैसे घूर रहा है हमें। चलो कोई बात नहीं, घूरने दो। अगला सवाल देखते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, इन्होंने खोज करी थी और उसको जेब में रखकर घूम रहे थे, ठीक है। कुछ टाइम बाद अब वो रेडियो एक्टिविटी युक्त वो आपका एलिमेंट था, और बाद में इनकी, खैर उसके बारे में आप पढ़िएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आपके मिलेंगे। तो वो कौन सा आपका साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवरी करी किसकी, रेडियो एक्टिव रेडियम की। इन्होंने कहा कि देखो मैंने रेडियम ढूंढ लिया, रेडियम ढूंढ लिया। वो रेडियो एक्टिविटी वाले जो आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, उनको जनरली अवॉइड करा जाता है कि आप उसको अपने आसपास ना रखें। प्रॉपर केसेस होते हैं जहां पर इनको रखा जाता है, ठीक है। आप फिलहाल के लिए बता दीजिए कि किसने इसकी डिस्कवरी करी। तो 55% लोगों ने आंसर किया है रेडियम की खोज के लिए मैरी क्यूरी को। बहुत बड़ा नाम है अगर बात करी जाए आपके साइंटिफिक वर्ल्ड की, मैरी क्यूरी का। ही शी इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। तो 1898 1898 का टाइम है, फ्रेंच फिजिसिस्ट है पियरे एंड मैरी क्यूरी डिस्कवरी करते हैं स्ट्रांगली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक तो आपका पोलोनियम था और एक आपका रेडियम था, ठीक है, जो कि आपके यूरेनियम मिलियन से इन्होंने प्राप्त किए थे। अगला सवाल, हु इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव रिसीव्ड मल्टीपल नोबेल प्राइजेस। दुनिया में एकमात्र महिला कौन है जिन्होंने कई महान, महान नहीं मतलब ये नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल का मतलब नोबेल पुरस्कार है, ये महान नहीं है इसका मतलब, बताइए। तो 52% लोगों ने, मदर टेरेसा नहीं है बेटा, मदर टेरेसा जी को तो एक ही बार मिला था, ये है आपकी मैरी क्यूरी जिनको मल्टीपल टाइम्स
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, मैरी क्यूरी। तो ओनली वुमेन मैरी क्यूरी, इन्हें ऑनर्ड किया गया 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए। एक बार इनको पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के लिए 1903 के अंदर, और एक बार दिया गया इनको केमिस्ट्री के लिए 1911 के अंदर। समझ रहे हो? है? यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट एसएससी के लिए भी पढ़े जाते हैं। यहाँ पर लोग उसके अंदर पेटेंट फाइल करके नई-नई चीजों की डिस्कवरी करके नोबेल पुरस्कार लेते हैं। खैर एनीवेज, ये तो रहा आपका मैरी क्यूरी के बारे में, लेकिन आप याद रख लीजिएगा 2022 के अंदर दिए गए आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्राइजेस को। यही तो आपके लिए हमने इस क्लासेस के अंदर इन्वॉल्व कराई हैं चीजें। नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2022 के अंदर अवार्ड किया गया जॉइंटली कैरलिन आर बचोजी को एंड मॉर्टन मेंडल एंड कैरी बर्नी शैप्टेस को। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लर्क केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोलॉजिकल केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोलॉजिकल केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स की बात करें तो 2022 के लिए वो दिया गया आपके जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट एंड आपके एंटोन जिलिंगर। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन्होंने काम किया। तो ये आपका करंट अफेयर का भी हमने यहाँ पर बता दिया। ये आपके फिजिक्स वाले हैं, ये आपके केमिस्ट्री वाले हैं, नाम भी आपको दिए गए हैं। आप समझ जाइएगा बात की कितनी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? जब ऐसी चीजें आपको मिलती है ना, थम्स अप मार देना होता है उसके ऊपर, थैंक यू बोलना होता है कि शुक्रिया सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। वल्कनाइज रबर को इन्वेंट करने का नाम आपको यहाँ पर बताना है। इनके नाम से आपकी एक बड़ी कंपनी भी है जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। वल्कनाइज रबर वाज इन्वेंटेड बाय whom? बताइए। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर गलत कर दिया है। जॉन बॉयड डनलोप के ऊपर काफी सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। देखो चार्ल्स गुडईयर, गुडईयर नामक आपने ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम भी सुना होगा। तो इनके द्वारा इन्वेंशन करी गई किसकी? रबर की, वल्कनाइज्ड रबर की। तो चार्ल्स गुडियर अमेरिकन सेल्फ टॉट केमिस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर थे जिन्होंने वल्कनाइज्ड रबर को डेवलप किया, और कई सारे पेटेंट इन्होंने फाइल किए। उसके बाद इन्हें पेटेंट जून 15 1844 के अंदर इस वल्कनाइज्ड रबर को लेकर आपका डाला था। अगला देखिए, उस केमिकल प्रोसेस को आप क्या कहते हैं जिसमें नेचुरल रबर को आप ड्यूरेबल मटेरियल हीट करने के बाद विद सल्फर आप कर पाते हैं? मैं दोबारा से बोलता हूं, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? उस केमिकल प्रोसेस को आप क्या कहोगे जहां पर नेचुरल रबर को आप एक ड्यूरेबल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हो गर्म करने से विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग इट विद सल्फर? आसान है। अभी पीछे भी मैंने नाम बताया, वल्कनाइज रबर की इन्वेंशन को लेकर वही प्रोसेस इन्होंने यूज किया था। किसने? आपके चार्ल्स गुडियर ने। नाम क्या रखा जाता है इसका? वल्कनाइजेशन। इसमें एक और चीज देख लीजिएगा इस प्रोसेस के बारे में, कल को आपसे प्यार से पूछ लेगा आपका एसएससी कि बताइए कि भाई नेचुरल रबर के साथ क्या मिलाकर वल्कनाइजेशन प्रोसेस के अंदर उसको हीट अप करा जाता है? तो वहां पर आपको याद रखना है सल्फर। ठीक है? तो ऐसे ये आपके क्या होते हैं, आपके मोल्ड्स होते हैं, उस मोल्ड्स में आपके इस प्रकार से उस मोल्टन पार्ट को इन्वॉल्व कराया जाता है, देन उसको कूल डाउन करके इस प्रकार का शेप, डिजायर्ड शेप लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड रेडियो? रेडियो का आविष्कार आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्प में से किसके द्वारा करा गया। सवाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपके, मैं बार बार नहीं कह पाऊंगा आपसे, तो आप समझ लीजिएगा बस इन बातों को। ठीक है, तो 53% लोगों ने नाम लिया है आपका गुलियो मार्कोनी। ठीक है, तो ए विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेडियो की हम बात कर रहे थे, गुलियो मार्कोनी को रेडियो के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1909 के अंदर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगला सवाल देखिए, आपसे क्या पूछ रहे हैं। रेडियो वॉज इन्वेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? अभी पीछे भी मैंने आपको दिखाया था 1901 में दिखाया था ना मैंने यहाँ पर आपको। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 1909 में मिला, लेकिन इन्वेंशन उन्होंने 1901 के अंदर करी थी, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए। स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की बता दीजिए कि किसने इन्वेंशन करी, किसने आविष्कार किया। ये है भाई आपके एलियास होवे। तुमसे कुछ ना होवे करते करते इन्होंने सिलाई मशीन का इन्वेंशन कर दिया।
इन्हें देखने के लिए मिलता था कि यार लोग अपने हाथों से लगे हुए हैं सिलाई करने के लिए। तो एक दिन इन्होंने कहा, मम्मी जी आपसे ना होवे तो चलिए हम आपके लिए ये बना देते हैं मशीन। तो बाकी चीजें हमने नाम जान लिया है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा। ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, फिर भी हमें टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई होम। टेलीफोन को लेकर कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा गया है, बताइए भाई। इनके नाम में ही टेलीफोन की हरकतें लिखी हुई हैं, बेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन की इन्वेंशन को लेकर जाने जाते हैं। एकदम आसान सा सवाल, इसको लेकर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। अ टेलीफोन इज अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो कि परमिट करती है दो उपयोगकर्ताओं के बीच बातें करने के लिए, सुनने के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टेलीफोन की डिस्कवरी के बारे में अभी हमने पीछे देखा था, इसकी डिस्कवरी दिए गए विकल्प में से कब करी गई। इसमें पोल देने की जरूरत नहीं है, 1876 मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 1876 के अंदर, ठीक है भाई। तो टेलीफोन इन्वेंशन 1876 बाय ग्राहम बेल। एक्सरे की इन्वेंशन बता दीजिए भाई, ये एक्सरे का इन्वेंशन का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है। तो 62% लोगों ने यहाँ पर डब्ल्यू सी रेंजन को आंसर किया है। ये एसएससी ऑलरेडी पूछता रहता है और ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। इनको लेकर आप कभी ये मत कहिएगा जैसे कि हिस्ट्री में क्या होता है, पॉलिटी में क्या होता है कि एक सवाल पूछ लिया उसको ज्यादा बार बार पूछता नहीं है एसएससी, ठीक है। लेकिन ये ऐसे सवाल होते हैं, इनसे नहीं थकती है वो। ऐसे वो अपनी किताब खुलेगी स्टैटिक जीके की, फटाफट से देखेगी यार एक सवाल है ना इस वाली शिफ्ट में कन्वेंशन से डाल देता है, चलो एक काम करो एक्सरे वाला डाल दो, बड़े टाइम से पूछा नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप हमारी क्लास लेकर जा रहे हो, है ना। तो विलियम कॉनार्ड रेंजन इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ द एक्सरेज। अगला देखिए भाई, अभी जो हमने विल्हेम रोइंगन का नाम दिया था वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश के फिजिसिस्ट थे, यानी कि भौतिक विज्ञानी थे, बताइए भाई। पीछे भी मैंने लिखा हुआ था इसीलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। ये भाई साहब थे आपके जर्मनी से संबंधित, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि इनको जर्मन आती थी और जर्मन, वैसे इनका नाम भी जो ना वो आपको जर्मन टाइप का ही लग रहा है, उससे भी आप आइडिया लगा ही लोगे, ठीक है। तो देख रहे हो भाई साहब को आप, है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो डिस्कवरी करी गई वो कब करी गई। हमने ये भी पीछे बताया था, बट कोई बात नहीं, आप पोल में बता दीजिए कि कब एक्सरेज की, अरे पोल अटक गया भाई, एक मिनट रुकना, दोबारा से भेजूंगा, ये अटक गया है, ये तो हट भी नहीं रहा है, क्या करें, दोबारा से भेजता हूँ, रुको, अब आएगा। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोएंटगेन, जर्मन फिजिसिस्ट थे, यानी कि भौतिक विज्ञानी थे, बताइए। तो ये हो जाएगा भी आपका 1895। ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है, प्लीज इसको मतलब आप हल्के में मत लेना। आगे आइए, कंप्यूटर की इन्वेंशन को लेकर आपको बताना है, जिनको हम पापा भी बोलते हैं कंप्यूटर जगत का, बताइए भाई। कंप्यूटर का जो हमारा कोर्स चल रहा है हमने वहां पर भी इसका डिस्कशन किया था। तो टेल मी हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर। एकदम आसान सा सवाल है, बार बार आपको ये पूछा जाता रहता है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ computer. The first computer was invented by Charles Babbage in 1822 but was not built until 1991. Alan Turing invented computer science. ENIAC 1945 was the first electronic general purpose digital computer. It filled a room. The Micrel and was the world's first personal computer 1973। तो इस एक जगह पर मैंने आपको इतने सारे फैक्ट्स के बारे में बता दिया है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। अगला सवाल पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहली कंप्यूटर भाषा वर्ष 1957 में विकसित हुई थी। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, पहली थी कौन सी थी जो कि 1956 के अंदर आपकी विकसित करी गई थी, डेवलप करी गई थी, बताइए।
तो ए और बी में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ चल रही है। तो फोर्ट्रॉन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, और कब करी गई है वो भी याद रखिएगा, 1957। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर भी ले पाएंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इस पर आपको पोल नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने पीछे देख लिया है। चार्ल्स बबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। टेलीविजन, टेलीविजन, टीवी, टीवी का आविष्कार किसने किया? बिगाड़ दिया इसने लोगों को। हाँ, टाइम खोटी करने का एक बहुत बड़ा, ऐसी बात भी नहीं है यार, अगर कोई सही सी चीजें देखते हैं तो मतलब हेल्पफुल भी तो होता है ना। बताइए, टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय विच आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन? तो 66% लोगों ने यहाँ पर जे एल बेयार्ड का आंसर मार्क किया है। ये भी एसएससी को काफी पसंद है, रेगुलरली पूछती रहती है। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। आगे बढ़ता है। टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय जे एल बेयार्ड। आपको साल बताना है जिस साल में इसकी इन्वेंशन करी गई। तो 1926 आपको याद रखना है। पीछे वाली स्लाइड पर भी मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ था आपका यहाँ पर, ठीक है। 1926 इन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि भाई काम कैसे करता है। नाम याद रख लिया किसने किया है, हमने ये भी जान लिया। अगला सवाल देखिए। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले तो आप बताइए कि किसने इसको इन्वेंट किया है, फिर बताइए कि ये आपके भाई साहब कहाँ से आते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। इलेक्ट्रिक बल्ब एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। 10 सवाल और करेंगे, इसके बाद आपकी डिस्कवरी एंड इन्वेंशन की एक और क्लास लगेगी, वो लास्ट क्लास होगी। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट स्टैटिक जीके का कोर्स स्टार्ट होगा, वो भी आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही मैं लॉन्च करवा लूंगा, ठीक है। तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भाई साहब बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए सॉरी, जाने जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये नजर आया। अगला सवाल देखिए। एडवर्ड जेनर किसके पायनियर के रूप में जाने जाते हैं, कि किसके अग्रणी यानी कि शुरुआतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? एडवर्ड जेनर का हमने यहाँ पर नाम पूछा है। बहुत कॉमन सा सवाल है, बताइए। तो काइली जेनर को जानते हो? उनके दादाजी हैं ये। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। एडवर्ड जेनर का नाम याद रखिएगा। ही इज नोन एज द पायनर ऑफ द वैक्सीनेशन। तो जो टीकाकरण होता है उसको लेके इनका काफी नाम है। तो एडवर्ड जेनर इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द वैक्सीनोलॉजी। और 1796 के अंदर इन्होंने ये शुरुआत करी थी। एक बच्चे को काउपॉक्स से बचाने के लिए 13 ईयर के बच्चे के ऊपर इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अगला देखिए भाई। एडवर्ड जेनर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अभी हमने पीछे भी देखा, हमने यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। सवाल का उत्तर आपको बताना है, बताइए। एडवर्ड जेनर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अभी पीछे भी देखा था हमने। नाइस, आसान है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चेचक, जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, हालत बुरी हो जाती है इसमें, चेचक में, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा 1796 वाला ये टाइम था। अगला सवाल। एडवर्ड जेनर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन विच ईयर? इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी दी फर्स्ट वैक्सीन एवर। अभी पीछे देखा है ये सवाल, अभी मैं इसमें पोल नहीं दूंगा। ये आ जाएगा आपका 1796, ठीक है। पीछे भी मैंने बताया था, अब मैं बार बार आपको पोल देकर बोर नहीं करूंगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के लिए किया, नाम है एडवर्ड जेनर, अब नहीं भूलोगे आप इसको, ठीक है। अच्छा, इनको एक और नाम बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी करके, वही है, मतलब इजी है। ये आगे भी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इनकी डिस्कवरी को लेकर एसएससी पूछता रहता है। ये आसान है लेकिन ये जनरली लोगों को पता ही होता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बता दीजिए किसने करी। जब हमने एसएससी सीजीएल का पेपर दिया था 2018 के अंदर, तो हमारी शिफ्ट के अंदर भी आया था ये सवाल। हाँ, जे जे थॉमसन भाई आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जे भाई। तो ठीक है, बाकी की जानकारी देख लीजिएगा।
कैवेंडिश लैबोरेटरी के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया था। ये जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ये दिए गए विकल्प में से बताइए किसके द्वारा दिया गया। अब जरूरी नहीं है कि किसी ने डिस्कवरी कर दी हो तो वही नाम दे रहा होगा उसको, ठीक है, तो गड़बड़ाइएगा मत। देखो काफी सारे लोगों ने गलत कर दिया। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नामक जो शब्द था वो नहीं दिया था, इस नाम का प्रतिपादन जो किया था वो थे आपके जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोने, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। तो an atom consists of three particles, electron, proton and neutrons. The electron was discovered by J.J. Thomson and the name was given by George Johnstone Stoney. Okay, चलिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो दिए गए विकल्प में से किस साल करी थी? देखो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पता है कि ये जो सवाल होते हैं ना, इनको मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई साहब, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो आप मतलब रट लीजिएगा इन सवालों को, ऐसे सवाल आपको मतलब क्या ही बोलो। तो 1897 के अंदर याद रखिएगा इनके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवरी करी गई। प्रोटॉन के बारे में आ जाइए। हु इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन? बताइए भाई। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आपको नजर आता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 65% लोगों ने आंसर किया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। भाई साहब ये याद रखना है, मतलब आप समझ जाइएगा बस मेरी बात को। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? मिस्टर रदरफोर्ड। बढ़िया आदमी लग रहे हैं, ठीक है। तो टाइम भी याद रखिएगा, टाइम को लेकर अगर सवाल पूछ ले जाए। अगला सवाल देख रही है आपसे क्या पूछ रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? परमाणु भौतिकी के जनक या फिर पिता के रूप में दिए गए विकल्प में से किसको जाना जाता है? अभी मैंने पीछे भी आइडिया दिया था कि आपका ये, यार ये गया नहीं क्या बोल, अब गया होगा, कि आपका ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके बाद फाइनली इन्होंने अपने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराने के बाद इनको पता चला कि जो बीच वाला एरिया है वहां से आपकी वो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट। तो इन्हें पता चला कि बीच में कुछ पॉजिटिवली चीज है, फिर उसके बाद इन्होंने और चीजें रखी। तो मिस्टर रदरफोर्ड को ही आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर यानी कि जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। इसके अलावा 1908 के अंदर इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता केमिस्ट्री के अंदर। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में ये जाने जाता है, ठीक है भाई। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? चलिए न्यूट्रॉन के ऊपर आ जाइए। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये रहा आपका पोल। उत्तर बताइए। देखो तीनों को लेकर बहुत क्लैरिटी है, मैंने मास्टर कोर्स ऑन केमिस्ट्री जो कराया था मैंने वहां पर भी डिस्कस करी थी ये चीजें, और मैंने यहाँ पर भी आपके सामने दोबारा से डिस्कस कर ली है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जे जे हो गए यानी कि थॉमसन हो गए, आपका जो प्रोटॉन था वो आपने देख लिया पीछे, आपके रदरफोर्ड हो गए। जब आपसे न्यूट्रॉन की बात करी जाए तो वो आपके हो गए जेम्स चैडविक, याद रखना है ये, ठीक है। तो जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, 1935 के अंदर। इनको इसको लेकर नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1935 के अंदर। ये है आपका आज का अंतिम सवाल, और आप मुझे बता दीजिए कि जेम्स चैडविक वाज अवॉर्डेड द नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स दिए गए विकल्प में से कौन से ईयर के अंदर अपनी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए? तो पीछे भी हमने देखा, आई थिंक ये पता होना चाहिए, अभी मैंने पीछे बताया आपको। तो 68% लोगों ने आंसर किया है। बाकी के लोग दूसरा ऑप्शन क्यों मार्क कर रहे हो? अभी पीछे नहीं बताया था मैंने, यहाँ पर 1935। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब याद रखिएगा प्लीज। इसके अलावा आप एक और चीज याद रख लीजिएगा, वो है अभी हाल ही में। तो फॉर द इपोक मेकिंग डिस्कवरी जेम्स चैडविक को अवार्ड किया गया 1935 के अंदर नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए। अगर हम 2022 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो हमने पीछे भी देखा था, हम यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और आपके एंटोन जेलिंगर, किसको लेकर इनको दिया गया है, किस एरिया में इनके योगदान को दिया गया है? ये है आपका क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस को लेकर इन्होंने कुछ भी अपनी अलग अलग दी होंगी, यार कुछ भी दी होंगी पता नहीं मुझे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर या फिर क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो भी कोई इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसको लेकर उन्होंने कुछ काम करा होगा।
ठीक है, तो याद रखना ये कुछ इस प्रकार से। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि स्त्री, स्त्री नहीं स्त्री की इन्वेंशन को लेकर पूछा जा रहा है कि वो किसने करी, और ये जो व्यक्ति हैं ये आपके कौन से देश से संबंधित है, बताइए यार। सभी को मेरी क्रिसमस और आपकी क्रिसमस हैप्पीली सेलिब्रेट कीजिए अपने इस दिन को, जैसे भी आप करना चाहते हैं। छोटे छोटे इवेंट को सेलिब्रेट करने की आदत डालिए, कोशिश कीजिए नेगेटिविटी से थोड़ा सा बाहर निकलने की। हो सकता है आप में से कोई मुझे ये बोलो कि सर क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं, हमें नहीं मनाना चाहिए ये वो। ठीक है, अभी इवेंट है सामने तो एंजॉय कीजिए बस। चलिए भैया, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका SW सीले, यूएसए से भाई साहब आपके बिलोंग करते हैं। सवाल का आई थिंक आपको आंसर मिल गया है। SW सीले वाज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन, और इनको जाना जाता है इलेक्ट्रिक आयरन की इनकी डिस्कवरी को लेकर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेफ्टी पिन की बात कर रहे हैं भाई। अब हमारे स्टैटिक के अंदर ये बनते हैं, इनके नाम पूछे गए हैं, तो भाई देखो हमें याद रखना है। तो सेफ्टी पिन के आविष्कारक का नाम आपको यहाँ पर बताना है, बताइए। इनके नाम में पिन वाली फीलिंग आपको मिल जाएगी, इनके नाम में ही आपको कुछ ऐसी चीज दिख जाएगी जो कि पिन से संबंधित है। तो 47% लोगों ने यहाँ पर आंसर किया है पेट्राचे पोलनारू, लेकिन गलत है। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका वॉल्टर हंट। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि ये सेफ्टी पिन से शिकार करा करते थे मछलियों का। ठीक है, तो वॉल्टर हंट आपको याद रखने हैं, ये है भाई साहब वॉल्टर हंट। इन्होंने कर दिया भाई इसका आविष्कार, किसका आविष्कार कर दिया, सेफ्टी पिन का। ठीक है, तो अलग अलग कामों के लिए सेफ्टी पिन के इस्तेमाल होते थे बचपन में। मुझे नहीं पता आपने किया होगा या नहीं किया होगा, क्या छोड़ो वो बातें छोड़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हंस लिपर्सी, इनका आपसे नाम पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से वो कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन को लेकर जाने जाता है। मतलब सवाल को उल्टा करके पूछ लिया है। अभी हो सकता था कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाता है इनका नाम, यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि हंस भाई साहब है, हंस लिपर्सी, ही इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बताइए। तो एक होती है चीज जिसको हम कहते हैं आपका टेलीस्कोप। ठीक है, और टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम किसको कहते हैं, जो दूरदर्शी आपकी भौगोलिक फीचर्स होती हैं, बॉडीज होती हैं, उनको देखने के लिए। तो टेलीस्कोप को इन्वेंट करने के लिए 1608 का टाइम याद रखिएगा, मिस्टर हंस लिप्रेशी के द्वारा ये इन्वेंशन करी गई। ठीक है, कुछ कुछ लेंसेज और कुछ लेंसेज के कॉम्बिनेशन को उन्होंने इसमें यूज किया था टू जूम इट आउट। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से साल के अंदर इसकी इन्वेंशन हुई। अभी पीछे भी हमने देख लिया, यहाँ पर दोबारा आ गया है 1608, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसमें पोल देने की जरूरत नहीं है। तो हेंस लिप्रेसी 1608 इन्वेंटर ऑफ द टेलीस्कोप। अगला सवाल देखिए भाई, आकाश में वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए दूरबीन का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन दी स्काई टेलीस्कोप का यूज करने के लिए बोल रहे हैं कि कौन आपको पहले पर्सन यहाँ पर नजर आएंगे, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भौगोलिक आकाशीय बॉडीज को लेकर अपने कई सारे प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों को सामने रखा। नाम है इनका गैलीलियो, है ना, कई बार के पेपर में बन चुका है। तो अच्छे सवाल है ये भाई, याद रखिएगा। तो गैलीलियो गैलीली was part of a small group of astronomers who turned telescope towards the heavens after hearing about the Danish perspective glass in 1609। गैलीलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना यहाँ पर खुद का टेलीस्कोप, और उसको यहाँ पर बाद में वो वेंस के अंदर जाकर डिमोन्स्ट्रेट भी करते हैं कि देखिए ऊपर की तरफ देखोगे तो बड़ी बढ़िया बढ़िया और बड़ी नजारेदार चीजें नजर आएंगी। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा दिया गया। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय होम। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि मान लीजिए कि आपको आपके बराबर में कोई कोई चीजें दिख रही हैं, एंड देन यू आर नेचुरली अट्रैक्टेड, और आप उसकी तरफ ही ढलना शुरू कर देते हो, तो वो चीजें इवॉल्व करती हैं ह्यूमंस को या फिर स्पीशीज को।
तो नाम है इनका चार्ल्स डार्विन। डार्विन का ये विकास का सिद्धांत आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में तो ऐसे लगता था पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चीजें लिख रखी हैं हमारी किताबों में, जब आगे बढ़ के देखते हैं पीछे मुड़ के तो ऐसे लगता है कि यार ये तो यार नॉर्मल सी चीज हुआ करती थी। तो खैर चार्ल्स डार्विन एंड आपको याद रखना है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, 19th सेंचुरी के अंदर इनके द्वारा ये एवोल्यूशन थ्योरी दी गई थी। अगला सवाल देखिए, स्टेनलेस स्टील वाज इन्वेंटेड बाय whom? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अभी कुछ टाइम पहले सीएचएसएल के पेपर के अंदर ये आपका पूछा गया था और आता रहता है, ये रेगुलरली पूछी जाती रहनी है ये आपकी चीजें। बताइए भाई, एसएस की जब बातें करते हैं कि भाई हम अपना जो दरवाजा है वो एसएस का लगवाएंगे या फिर हमारी जो ग्रिल्स होंगी वो एसएस की होंगी, वो बड़ी सुंदर सी लगती हैं, तो सुना होगा, तो अब एटलीस्ट इनका नाम तो याद रखना बनता है ना भाई। तो 31% लोगों ने याद दिया है हेनरी ब्रियाली, या फिर ब्रियरली बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। एच बी करके याद रख लीजिएगा, एस एस को एच बी ने बनाया, मतलब जो आपका मन करता है ना जुगाड़बाजी के लिए आप वो कर लीजिएगा। हेनरी बकेरेल नहीं है यार ये ठीक है, काफी सारे लोगों ने बी आंसर कर रखा था। तो स्टेनलेस स्टील वाज इन्वेंटेड बाय हैरली बेरली 1913 के अंदर। क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट आपको नजर आता है आपके स्टेनलेस स्टील के अंदर? तो 1913 में ब्रिटेन के भाई साहब ने आपका जंग रहित स्टील की खोज की, हालांकि कुछ पूर्व प्रयास करे गए थे। ब्रेयरली को पहले सच्चे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें 12.8 क्रोमियम सामग्री आपको नजर आती है। उन्होंने पिघले हुए लोहे में क्रोमियम मिलाया था जिससे ऐसी धातु तैयार की जा सके जिसमें जंग न लग सके। क्रोमियम एक मुख्य कंपोनेंट आपको नजर आता है, यह जंग को प्रतिरोधक प्रदान करता है। इसकी खोज के बाद सिर्फ खुद स्टील और धातु विज्ञान का प्राय बन गए थे। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला। किस किस की मिश्र धातु होती है आपकी स्टेनलेस स्टील? अभी पीछे एक तो हमने देख लिया था, ऑब्वियसली इसके अंदर आपका आयरन की रस्टिंग को दूर करने की बात करी जाती है, तो देखो आपका आयरन तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा ही होगा। अभी पीछे मैंने आपसे बात कर ली थी कि आपका क्रोमियम भी इन्वॉल्व कर दिया था 12.8, साथ में आपका निकल भी इसके अंदर चमक लाने के लिए यूज किया जाता है तो बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर के अंदर, ICN करके आप याद रख सकें तो याद रख लीजिएगा। आपका आयरन, क्रोमियम और निकिल, ये आपकी धातुएं आपके यूज करी जाती हैं इस मिश्र धातु को बनाने के लिए, ठीक है। क्रोमियम है आपका, बाकी की मैंने बता दी, हीट रेजिस्टेंट रस्टिंग प्रोवाइड करता है आयरन, क्रोमियम और आपका निकल। आगे आइए भाई, पिक्सल्स, पिक्सल की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? पिक्सल नामक शब्द आपने मेरे ख्याल से बार बार सुना होगा, आप कहते होगे कि यार ये जो फोटो है ना ये मेरे को ड्राइव पे अपलोड करके देना, वरना जो पिक्सल्स है ना वो ऐसे नॉर्मल ट्रांसफर से फट जाती हैं। तो बताइए पिक्सल्स वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिर्फ 28% लोगों ने आंसर किया है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आज के बाद नहीं भूलना है। नाम है इनका रसल किश, ठीक है। रसल किश इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ पिक्सल्स, आप यहाँ पर देखोगे। और रसल किश एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पिक्सल का आविष्कार करने और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने का श्रेय दिया जाता है। 11 अगस्त 2020 को 91 वर्ष की आयु में पोर्टलैंड में उनका उनका निधन हो गया था। अब देखो देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी 2020 में यानी कि कुछ टाइम पहले ही इनका निधन हो गया है ना। अब होता है क्या है, जब हम करंट अफेयर भी देख रहे होते हैं ना, तो किसी व्यक्ति का जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की ऑबिचुअरी न्यूज यानी कि उनके मरने की न्यूज आपने सुनने के लिए देखी, तो देख लिया करिए गूगल पे, फटाफट से आपको 1 मिनट लगेगा उनके बारे में फटाफट से देखने के लिए कि यार ये है कौन, किया क्या है। क्योंकि एसएससी क्या करता है, वो ये नहीं है कि रॉबिन सर की इन्वेंशन वाले क्लास से जाकर क्वेश्चंस को निकाल कर आपके पेपर में देंगे। वो ये जरूर करते हैं कि हाल फिलहाल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी किसी इंपॉर्टेंट खोज या फिर आविष्कार को लेकर कुछ योगदान दिया हो, उनका नाम जरूर पूछ लेता है। समझ रहे हो? तो रसल किश आपको यहाँ पर याद रखना है, पहली डिजिटल तस्वीर इनके द्वारा ही यहाँ पर आपकी स्कैन करी गई थी। अब जो इमेज होती है उसके अंदर आपको किसका कॉम्पोजिशन देखने के लिए मिलता है? बन गया एक और सवाल, एक छवि बनी हुई होती है दिए गए विकल्प में से किससे? आसान सवाल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी को पता है बता दीजिए लेकिन फिर भी आप फटाफट से काफी सारे लोग बोल रहे हैं डॉट्स पेल्स ये सब मिलते हैं, ऐसा मत कीजिए। जब हम इमेज की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो वहां पर आपको नजर आता है आपका पिक्सल्स, ठीक है। तो बी करेक्ट होता है यहाँ पर, बाकी की जानकारी आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए,
कंप्यूटर माउस, तो कंप्यूटर का जो चूहा होता है, मतलब कंप्यूटर माउस तो होता है, किसके द्वारा 1963 के अंदर इसकी इन्वेंशन करी गई थी, बताइए भाई। तो 45% लोगों ने डगलस सी एंगलबर्ट का आपका देखो यहाँ पर आंसर किया है, ठीक है। तो ही इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द माउस इन 1963। तो ठीक है, अच्छी बात है, कैलिफोर्निया के अंदर इनके द्वारा इस माउस को इन्वेंट किया गया। लॉगरिथम्स की बताइए इन्वेंशन किसने करी थी। आपने आई होप 8वीं 9वीं 10वीं में लॉग्स टेबल्स को यूज किया होगा। बहुत सारे मतलब नॉर्मल रूल हुआ करते थे, है ना, उनके नॉर्मल नॉर्मल से प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, वो कैलकुलेशंस को लेकर एक बहुत मजेदार चीज हुआ करती थी। फिर अगर आपने 12th की होगी तो 12th में आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के अंदर आप लॉग टेबल को एग्जाम में इवन प्रोवाइड भी कराई जाती थी, अगर आपने कभी की होगी। खैर एनीवेज वो छोड़ देते हैं, आप ये बता दीजिए कि इन्वेंशन किसने करी लॉगरिथम्स की। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, बड़ा मजा आया करता था, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं आया करता था ना। तो जब कोई चीज दूसरे को नहीं आती है, हमें आती है, तो मजा आता है ना, फिर एक चौड़ सी बनती है क्लास में कि देखो मैं हूँ सबसे होशियार। तो यार ये सवाल था आपके सामने। जॉन नेपियर इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द लॉगरिथम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये, ठीक है, इसको प्लीज याद रखिएगा। तो इस प्रकार की हुआ करती थी जो हमारी अंक गणित की पुस्तक हुआ करती थी ना, हम तो भाई हिंदी माध्यम वाले हैं, तो हमारी पुस्तक के पीछे आपकी ऐसी 4-5 टेबल्स हुआ करती थी, तो हम पीछे जा जाकर देखना पड़ता हुआ करता था। इवन जब पेपर हुआ करते थे, बोर्ड के जो एग्जाम हुआ करते थे, वहां पर वैल्यूज ही दे देते थे, वहां पर टेबल्स नहीं देते थे, वैल्यू दे देते थे 4-5, कि आपको इन लॉग्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अपने सवाल को करने में। तो भाई ये जॉन नेपियर का आपको नाम याद रखना है, फिलहाल के लिए आप इनको इस तरीके से याद रख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो ये अब आपको ना, आपकी अभी तक जितने भी हमने सवाल किए हैं, अब उनकी धीरे धीरे करके आपकी रिकॉलिंग होगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। मैं आपका पोल देता हूं, आप मुझे इसका उत्तर बताइए। हेनरी बेकेरेल को क्या हमने रेडियो एक्टिविटी को लेकर एसोसिएट किया था? बिल्कुल किया था, यानी कि विकल्प नंबर ए तो आपका ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लेकर हमने बात कही थी कि इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, ये हमारा ठीक है। ब्लड ग्रुप्स की आप बात करिए, क्या यहाँ पर आपके कार्ल लेंसटीनर करके मैंने नाम नहीं बताया था, कार्ल लेंसटीनर करके, आई होप आपको याद हो। तो लुइस पास्चर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो सी वाला आपका गलत था। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को लेकर आपको याद रखना है विलियम हार्वे। तो जब आपको ऐसे सवाल मिलते हैं ना जहां पर आपको नॉट करेक्टली मैच पूछा जाता है, तो आप उसको मत देख लिया करिए कि अच्छा ठीक है सी विकल्प आंसर हो गया है। आप इधर भी उधर भी देख लिया करिए कि बाकी की चीजें भी दे रखी हैं। अब इसी सवाल को एक अलग फॉर्म में पूछ लेंगे, इसी सवाल को अलग फॉर्म में पूछ लेंगे, इसी सवाल को अलग फॉर्म में पूछ लेंगे, तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए। तो कार्ल लेंसटीनर ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, 3 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की इन्होंने डिस्कवरी करी थी और नोबेल पुरस्कार भी जीता था इन्होंने 1930 के अंदर। अब हम 2022 की बात कर लेते हैं कि 2022 के अंदर नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के अंदर किसको दिया गया, तो स्वांटे पाबो, ठीक है। तो इनको ये देखो आपका दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, इन द फील्ड ऑफ जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो अलग अलग एरियाज होते हैं, उतनी ज्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट इनको दिया गया है, इनका नाम भी आपके पेपर में आ सकता है और वो भी हमने जानकारी ले ली, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड रेबीज। रेबीज देखो एक बहुत बहुत खतरनाक चीज मार्केट में उस टाइम पर बन गई थी। तो ये पूछ रहे हैं कि एंथ्रेक्स और रेबीज के खिलाफ टीकाकरण की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो किनको दिया जाता है, बताइए। इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही थी, पता नहीं कौन से स्टेट की थी, और एक बच्चा था, वो उसको रेबीज हो रखा था, एंड देन वो कोई मिनिस्टर आता है उस हॉस्पिटल के बाहर, तो जब तक वो मतलब ठीक है, मतलब जब तक उसकी सांसें चल रही थी तब तक तो कुछ दिया नहीं, लेकिन उसके बाद वो बच्चा मर गया बेचारा, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगना था, वो इंजेक्शन महंगा था, कुछ इस तरीके की वो न्यूज थी। तो ये जो चीजें होती है ना, जब आप न्यूज में भी देखते हो तो एक बार वही वाली बात कि अपने आप का देख लिया करिए कि क्या है, किसने इसके टीकाकरण को इजाद किया। तो लुइस पास्चर इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ द वैक्सीनेशन, जो कि आपके एंथ्रेक्स और रेबीज के अगेंस्ट में होती है। तो लुइस पास्चर फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंड केमिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिएट करी आपकी वैक्सीन किस किस के लिए। आपका मुर्गी हैजा जिसको फॉल कॉलरिया भी बोलते हैं, एंथ्रेक्स जिसे बिसारिया भी बोलते हैं, आपका
मेजर लाइव लिस्ट ऑफ डिजीज रेबीज। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है आपका सितंबर 28 को, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी? मैंने जब पहले आप आंसर करते थे, जीवाणु विज्ञान का जनक दिए गए विकल्प में से किसको माना जाता है? बताइए। तो 48% लोगों ने कहा है लुइस पाश्चर इज ऑल्सो नोन और कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। तो लुइस पाश्चर जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। फ्रांस के सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जिन्होंने पाश्चराइजेशन का आविष्कार किया था, जिससे दूध सुरक्षित हो गया। उन्हें दूध के माध्यम से बैक्टीरिया के संबंध में भी पता लगाया था, जिसको लेकर इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए भाई, अभी पीछे आंसर कर दिया। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने करी थी? पाश्चराइजेशन समझते हैं ना, जब चीजें आपकी दूध से दही की तरफ बदलना शुरू कर देती हैं, तो किसने किया? वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अभी हमने पीछे जाना था कि वो आपके मिस्टर लुइस पाश्चर ने ही किया। ठीक है, तो लुइस पाश्चर फ्रांस के सूक्ष्म जीव विज्ञानी रसायन विज्ञान थे, मतलब विज्ञानी थे। बाकी हमने बता दिया आपको। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का आपको पता है ना कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आप अगर कभी जाते होंगे फिजिसिस्ट के पास। खैर एनीवेज, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप? बोल आपका ये रहा, बताइए भाई उत्तर। काफी सारे लोगों ने कार्ल बर्गमैन के ऊपर आंसर लगाया है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, ये हो जाएंगे आपके रेनी लेनिक इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो रेनी लियोफाइल हासेंग लाइनेक एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे जिन्होंने 1816 में स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। कान पे लगाया, यहाँ पर इसके पीछे दूसरा साइड लगाया, बाद में जिसका आपको आज के टाइम पर मॉडर्न फॉर्म में एक अलग ही रूप नजर आता है। ठीक है, तो नाम याद रख लीजिएगा, नाम भी इनका थोड़ा सा ऐसे ही है, रेने, थियोफिल, हाइसिंथे, लैनिक। स्टेथोस्कोप की इन्वेंशन फ्रांस के अंदर हुई, कब हुई अभी हमने पीछे भी देख लिया था। तो देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान दिया था वहां पर। आसान है, मतलब पीछे हमने देख भी लिया था, 1816 के अंदर हुई थी। ठीक है भाई, याद रखिए। अगले सवाल पर आता है जी। तो इस प्रकार का आपको नजर आता है 1816 के अंदर रानी थियोफाइल हाइकिन लैनिक के द्वारा इसकी इन्वेंशन करी गई। अगला सवाल, सीमेंट की बात बता दीजिए कि किसने सीमेंट की खोज करी और ये आपका कौन से देश से संबंधित है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपरों के अंदर। ठीक है, काफी सारे लोगों ने इसको भी गलत कर दिया है, बट करेक्ट करने वाले लोगों की प्रतिशत मात्रा है 25। तो जोसेफ एस्पिडेन इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ सीमेंट। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और ये आपके यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। तो सीमेंट पहली बार 19वीं सदी के एक उद्यमी ब्रिटिश स्टोनमैन जोसेफ एस्पिडेन के द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने, ये क्या हो गया यार, जिन्होंने अपने रसोई के चूल्हे में पिसे हुए चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को गर्म किया, फिर मिश्रण को महीन पाउडर में बदल दिया। बाकी आप जान सकते हैं। सीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी पीछे भी मैंने नाम ले लिया था, तो सीमेंट में निम्नलिखित में से किसका आपको परिणाम स्वरूप नजर आता है? बताइए भाई। मिट्टी इन्वॉल्व होती है, और साथ में क्या था, क्या हमने बताया था आपको पीछे? हमने बताया था आपको चूना पत्थर, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो लाइमस्टोन एंड क्ले के रिजल्ट से आपका नजर आता है सीमेंट। ठीक है, एक बांधने वाला पदार्थ है जो कि सेंट और कठोर होता है, अन्य सामग्रियों को एक साथ बांध सकता है। यह चूना पत्थर और मिट्टी के बीच में रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल आइए भाई, लेजर। लेजर के बारे में आपने काफी चर्चाएं सुनी होंगी, तो कौन इन चार विकल्प में से वो अच्छा यार, एक और चीज है, आप में से अगर किसी को चीजें नहीं पता है ना, तो घबराना मत कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, सारे सवाल गलत होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं आपका, ठीक है, एक तरीके से सेशन आपको, ताकि आज गलत करो, पता रखो, कल को रिवाइज कर लो, वन लाइनर्स बनाकर अपनी कॉपीज के अंदर रख लो, या पीडीएफ डाउनलोड करनी है पीडीएफ डाउनलोड कर लो पेपर से पहले।
ये मेरे ख्याल से आई थिंक 25 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ, जैसे कि सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया, आपके रमसार साइट्स, आपके नेशनल पार्क्स, आपकी दुनिया भर की चीजें। तो ऐसे 25 टॉपिक्स मैं कराऊंगा आपको। तो स्टैटिक वाली चीजें जिनको लेकर कोई नहीं कराता है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये मैं आपको प्लस पर इसी तरीके से देता चलूंगा। बात ये है कि अगर आपने जिस बैच के अंदर एनरोल कर रखा हो, अगर उसके अंदर ये कोर्स ना ऐड हो पाए आगे वाला, तो उसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को मैं आपके लिंक को अपने एजुकेटर कम्युनिटी पर डाल दिया करूंगा या फिर टेलीग्राम पर डाल दिया करूंगा। इसके अंदर एनरोल जरूर कर लेना। एनरोल करने से बस आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशंस मिलने लग जाएंगे, तो स्किप नहीं होंगी आपकी क्लासेस। और ऐसे मत करना कि एग्जाम से पहले देखकर चला जाऊंगा 15 दिन में, बस मैं स्टैटिक पढ़ूंगा, ऐसे नहीं करना होता है। आप रेगुलरली लेते चलो, मैं इस वीक में आपका ये करा दिया, नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वाला टॉपिक करा दूंगा, उसके अगले वीक में अगला वाला टॉपिक करा दूंगा। इस तरीके से आपका कवरेज भी होता रहेगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। बस आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेजर की बात हो रही थी भाई, मैंने पोल दे दिया ना आपको, पोल दिया था मैंने, दे दिया आई थिंक। चलो ठीक है, आप याद रखिएगा, थियोडोर मैमन आपको यहाँ पर याद रखना है, हु इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ द लेजर। देखो नाम में, मतलब नाम भी थोड़ा सा ऐसे है कि जैसे कि कोई मार्वल्स की मूवी का कोई आपका कैरेक्टर हो, तो थियोडोर लेजर मैन, है ना, तो ऐसे लग रहा है ना नाम, तो याद रखिएगा। तो लेजर का मतलब रेडिएशन, या फिर आप बोल सकते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। ऐसे भी पूछते हैं, बताइए कि लेजर का जो एस है वो क्या बताता है, वो क्या डिनोट करता है, तो उसका आपका अर्थ होता है स्टिमुलेटेड। और इन्वेंशन हमने थियोडोर को दे दी 1960 के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द लेजर ओडिसी, ठीक है, जिसको लेकर इन्होंने बताया कि इनका एक्सपीरियंस कैसे था लेजर को इन्वेंट करने के टाइम पर। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि मिस्टर थियोडोर से आप रिलेटेड याद रख सकते हैं। तो चलिए, हमने अभी आपको पीछे फुल फॉर्म भी बताई थी, और देखते हैं कि कितने लोगों ने वो फुल फॉर्म को अच्छे से पकड़ा। बताइए कि फुल फॉर्म क्या होती है आपकी लेजर की। हर शब्द का जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ए को पूछ लेंगे कि बताइए कि लेजर में जो ए है ये क्या होता है, मतलब इसका वो क्या होता है, कौन सा शब्द है जो इस ए को बिलोंग करता है। तो ऐसी चीजें कभी कभी पकड़ा दी जाती हैं। तो 69% लोगों ने आंसर दिया है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी की जानकारी हमने ले रखी है। आगे आइए। The Braille system was invented by whom and he was from which country? ब्रेल सिस्टम क्या होता है ना, आई थिंक ये वो होता है जो लोग सुन नहीं पाते, आई थिंक, है ना, उनको लेकर जो साइन लैंग्वेज होती है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? चलो देख लेते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ये वो होता है आंखों वाला, मैं गड़बड़ कर गया। मतलब वो आंखों के इश्यूज होते हैं ना, आई थिंक उसको लेकर होता है कि आपको डिनोटेशन बताया जाए। तो लुइस ब्रेल ने एक्सीडेंटली ब्लाइंडेड थे, मतलब अपने आप को कर लिया था एक्सीडेंटली ब्लाइंड अपनी 3 साल की उम्र के अंदर। और उसके बाद इन्होंने सिस्टम को इन्वेंट किया 1824 के अंदर, जब ये इंस्टीट्यूशन नेशनल डेस ज्यूनिस के पेरिस के अंदर आपके स्टूडेंट थे। वर्ल्ड ब्रेल डे आपका हर साल जनवरी 4 को मनाया जाता है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसमें ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपने वर्डिंग्स को इन 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 लाइटिंग डॉट्स के हिसाब से आपका इजाद किया था, सो दैट के जिनको प्रॉपरली ना दिखता हो, तो बाय ऑब्जर्विंग दीज डॉट्स और मे बी व्हाट, आप देख लीजिएगा, मुझे भी क्योंकि डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है कि आखिरकार काम कैसे करता है। बट ठीक है, हमें ये याद रखना है कि लुइस ब्रेल इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ दिस आपका ब्रेल सिस्टम। और ये भी सवाल आपने देखा होगा, एसएससी पूछता है आपका वर्ल्ड ब्रेल डे, तो रिलेटेड एक्चुअली पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, वो भी काफी है। आगे आइए भाई। ये पूछ रहे हैं दी एंटीसेप्टिक सर्जरी वाज इन्वेंटेड बाय होम, एंड ये आपके कौन से देश से संबंधित है? एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो ये हो जाएंगे भाई आपके लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। कुछ इस प्रकार से पहले आपका यहाँ पर कराया जाता था, फुंकार मारी जाती थी एंटीसेप्टिक्स की, सो दैट के चीजें आपकी पेनफुल ना हो, याद रखिएगा, ठीक है। 1876 के अंदर ये एक्सेप्टेड सर्जरी के रूप में आपकी अपना ली गई थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत, इसको लेकर मेरे ख्याल से
सभी ने सुना होगा ये कभी ना कभी, स्कूल में भी सुना होगा। बताइए भाई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा आपकी दी गई? तो एक व्यक्ति है जो कि हमारा दिमाग खराब करके चला गया है, नाम है इसका एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो ही इज नोन एज दी सापेक्षता या फिर आपका रिलेटिविटी से संबंधित इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। क्या क्या कहती है रिलेटिविटी की थ्योरी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, उतना नहीं जाऊंगा मैं उसके अंदर। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन से देश से थे? तो जर्मनी, याद रखिएगा। ठीक है, मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन आपके जर्मन थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एट इन विकिंगबर्ग, जर्मनी on March 14, 1879। 6 वीक लेटर इनकी फैमिली म्यूनिच मूव कर गई है, जहां पर इन्होंने बाकी की अपनी स्कूलिंग की। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर पूछ रहे हैं कि कौन जाना जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? डीएनए मैचिंग की बेसिकली बात कर रहे हैं। नाम बताना है आपको, बताइए। तो आपने जावेद जाफरी के नाम में नाम सुना होगा ना, उसको लेकर याद रख लीजिएगा कि ये एलेक्स जैफरी हैं। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो जीवित जीवों के आनुवांशिक मेकअप को दर्शाती है। विश्व में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक सर एलेक्स जॉन जैफरी को कहा जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक आपका डॉक्टर लालजी सिंह को माना जाता है। तो देखो एक एक्स्ट्रा चीज भी आपकी यहाँ पर मिल गई है। एसएससी है, कभी भी किसी भी प्रकार से आपका दिमाग खराब कर सकती है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह है। और अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो एलेक्स जॉन जैफरी आपको यहाँ पर नजर आएंगे एज द फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आनुवांशिक मेकअप के पैटर्न को आपका दर्शाने का काम करते हैं, यानी कि आपके बायोलॉजिकल पैटर्न आपके पूर्वजों से संबंध कराती है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी यानी कि ये साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी होती है। तो किसको कहा जाता है आपका इसका जनक? तो आप देखते हो ना, हर चीजों को हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई देखो ये चीज है, इसको इस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का अगर आप जनक मानोगे, वो मानोगे आप कार्लोस लीनियस। ठीक है, देखो ये यार अच्छे सवाल है। अब यार आप बोर बोर हो रहे हो तो पता नहीं मुझे, बट अच्छे सवाल है, बस इतना कहना चाह रहे हैं हम आपसे। ठीक है, मॉडर्न इकोलॉजी का फादर भी इनको माना जाता है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, आधुनिक परिस्थिति की, देख रहे हो बाल, देख रहे हो आप इनके, करली हेयर वेरी फेयर। अगला सवाल देखिए भाई। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के, यार ये तो आसान है, आपने एसएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है भाई? बताओ। ई तो आसान है जी। हिप्पोक्रेटस इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, तो हालांकि ये प्रलेखित किया गया है कि चिकित्सा का अभ्यास 3000 ईसा पूर्व से है। हिप्पोक्रेटस के अक्सर अनुशासन में उनके लंबे समय तक योगदान के लिए इनको चिकित्सा का पिता के रूप में आपका कहा जाता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए। हु इज डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? बताइए भाई। हमने पीछे जब आपको एक सवाल बताया था ना, जहां पर हम आपसे कह रहे थे कि भाई बताइए कि विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वहां पर भी इनका नाम दिया गया था। तो ब्लड सर्कुलेशन को लेकर जो डिस्कवरी आपका करते हैं वो करते हैं विलियम हार्वे। ठीक है, याद रखिएगा। तो हार्वे से हार्ली, यानी कि हार्ले डेविडसन करके आप याद रख लीजिएगा। हार्ले डेविडसन पर बैठकर ये सर्कुलेट करने चले गए ब्लड के अंदर। मतलब कुछ भी करके याद रख लीजिएगा, बस याद रखना चाहिए। ठीक है, जुगाड़बाजी आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा माहौल बनाते हैं अपने याद रखने के लिए। तो वही है बेसिकली, ये आपका हर मतलब ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे वो फ्लो करता है होल बॉडी के अंदर, किस हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, इसको लेकर बताया जा रहा है। कितने सवाल बचे हैं? आई थिंक आपके 10 सवाल अब बचे हैं।
फटाफट से इनको भी हम निपटा देते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने, क्या कह रहा है? ठीक है, तो नाम है इनका ग्रेगोर मेंडल, को अक्सर आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। चलो हमने ये जान लिया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स को लेकर किसको जाना जाता है, आपके ग्रेगोर मेंडल। उन्होंने किसका अध्ययन करके वंशानुक्रम सिद्धांत को आपका दिया, केम अप, यानी कि केम अप मतलब किस किस चीज को स्टडी करके अपने उन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रकाशित किया। तो बताइए भाई। क्या बात है, सभी को पता है। वो मटर लगता भी वैसा वैसा है ना कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो पीज, इसकी स्टडी करके इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। नाम किसका याद रखना है, जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से था। ये आपका राउंडिश होता है, येलोइश होता है, व्हाइट होता है, फुल होता है, येलो होता है, एक्सियल फॉर्म इसका ये होता है, लॉन्ग फॉर्म इसका ये होता है। पॉट, सीड, स्टम, तीनों का पार्ट आपका यहाँ पर बता रखा है। 1865 में यहाँ पर इन्होंने ये अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई, क्या पूछ रहे हैं। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड व्हाट बाय ऑब्जर्विंग देम इन अ व्हाट, बताइए भाई। मास्टर कोर्स ऑन बायोलॉजी के अंदर हमने आपसे इसकी भी चर्चा करी थी जब हम आपको कोशिका विज्ञान पढ़ा रहे थे, यानी कि आपकी सेल थ्योरी पढ़ा रहे थे, या फिर सेल संबंधित जो साइंस की हमने बात करी उसको हम पढ़ा रहे थे। जो सेल के बारे में यहाँ पर जानकारी देते हैं, व्हेन ही वाज स्टडीइंग और ऑब्जर्विंग दी ऑनियन पील, प्याज के छिलके को जब स्टडी कर रहे थे, ठीक है भाई। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट से रॉबिन बनता है, रॉबिन नाम से आप याद रख लीजिएगा कि, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक अंडर अ माइक्रोस्कोप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, पीछे भी हमने दिखाया था, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। 1665, 1665 के अंदर माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए मिस्टर रॉबर्ट हुक ने आपको सेल थ्योरी दी, या फिर सेल के बारे में बताया। अगला सवाल देखिए। इम्यूनोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, हमने पीछे भी एक जगह पर डिस्कशन किया था इसका, जब हम वैक्सीन वैक्सीन की बात कर रहे थे। आई होप आपको याद होगा, मैंने फोटो दिखाया था, उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में हु इज नोन आउट ऑफ दीज, तो 42% लोग कह रहे हैं लुइस पास्चर, सॉरी टू से, बट एडवर्ड जेनर इज नोन एज द फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये है आपके जेनर जी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इंग्लिश फिजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे। जेनर चेचक के टीका के अग्रदूत थे, जिन्होंने उनके प्रयोग ने प्रतीक्षा प्रणाली की खोज और मार्ग को ओपन कर दिया। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर था ना, हाँ। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज की डिस्कवरी कर दी भाई, बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी दिए गए विकल्प में से किसने करी, या फिर यहाँ पर पूछ लिया गया कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिए गए विकल्प में से किसकी डिस्कवरी करी। तो सवाल आपको याद रखना है, न्यूक्लियस को लेकर यानी कि नाभिक को लेकर जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थे, जो कि कोशिका के नाभिक की खोज के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, याद रख लीजिएगा। देख रहे हो इनके स्पाइक्स, देख रहे हो आप बालों के, मतलब सही है भाई साहब, सही है। अगला सवाल देखिए। एटॉमिक थ्योरी पहली बार प्रपोज करेगी दिए गए विकल्प में से किसके द्वारा, परमाणु सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया। ये हमने आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था, मास्टर कोर्स इन केमिस्ट्री, बताइए। तो 35% लोगों ने डाल्टन को यहाँ पर आंसर किया है, सिर्फ 35% लोगों ने, ऐसे क्यों भाई। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैनी ऑफ द साइंटिस्ट यानी कि कई वैज्ञानिकों ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा दी, लेकिन पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। 1766 टू 1884 के बीच में इनका जीवन काल रहा।
और इनको एटॉमिक थ्योरी के परमाणु सिद्धांत के विकसित करने के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, माइक्रोबायोलॉजी का आपको यहाँ पर बताना है कि जो फादर कहा जाता है, बताइए भाई। तो इन्हें फादर कहा क्यों जाता है कहकर, आप ऐसे भी सोचते होंगे ना, देखो जिन्होंने किसी रेस्पेक्टिव एरिया के अंदर आपकी बहुत अच्छे से काम करा हो, कुछ कुछ चीजें वहां पर इन्होंने रखी, हमने मैं पीछे भी बताया था आपको ये, ठीक है। तो एंटोनी वैन ल्यूमेनहोक इज नोन एज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है इसको लेकर, ठीक है। बैक्टीरिया की स्टडी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने करी, याद रखिएगा। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई होम, समझ रहे बात को, बताइए भाई। यहाँ पर देखो काफी सारा कंफ्यूजन आएगा निकल के, देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। आया ना आया, देखो हमने बोला था, काफी सारे लोगों ने अरस्तु को बता दिया यहाँ पर, है कि अरस्तु इज नोन एज दी वन जिन्होंने बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान नामक शब्द को इंट्रोड्यूस किया। जी नहीं, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ये है आपके लेमार्क, ठीक है, याद रखिएगा भाई। देखो ये आपका अच्छे सवाल है ये। तो लेमार्क और आपके ट्रेविनस ने जीव विज्ञान शब्द को गढ़ा, यह विज्ञान की एक शाखा है जो विभिन्न जीवों के रूपों का अध्ययन करती है। लेमार्क ये क्या कर रखा है इन्होंने, चलो ठीक है, स्टाइल होती होगी उस टाइम पर। आपके सामने एक टेबल दी गई है, ठीक है, मैचिंग मैचिंग खेलते हैं इनको। इधर आपको साइंटिस्ट दे रखे हैं यानी कि आपको वैज्ञानिक दे रखे हैं, और इधर आपको दी गई है इनके अध्ययन को लेकर चीजें। तो जरा दौड़ाइए अपने दिमाग को, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, 30 सेकंड का टाइम दे देते हैं। किधर गया टाइम, इधर इधर से बढ़ता है, बताइए भाई। सब चीजों के बारे में हमने पीछे डिस्कशन किया है, तो क्या बात है यार, है मैं तो सोच रहा था काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो अभी मैंने बात करी थी आपसे, सभी लोगों की बात करी थी, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं कार्लोस लीनियस की बात करता हूं, तो मैंने पीछे ही आपको बताया कि किससे संबंधित थे, आपके वर्गीकरण के जनक या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी से। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि आपके हिप्पोक्रेट्स की बात, तो हिप्पोक्रेट्स आपसे किससे संबंधित थे, आपके मेडिसिन के जनक या फिर फादर के रूप में। इसके बाद है आपका विलियम हार्बी, मैंने कहा था आपसे कि ये अपनी हार्ले डेविडसन पर बैठकर आपका ब्लड सर्कुलेशन की सैर करने निकल गए थे, तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद है आपके भाई ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स को लेकर आप इनको जनक मानते हैं, तो कौन सा आपका विकल्प करेक्ट हो गया, ए विकल्प करेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। ये रहा आपकी इस इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस की कंप्लीट कवरेज का अंतिम सवाल। सवाल का अगेन आपके सामने रूप है कि इधर आपको डिस्कवर्ड जो किया गया, कौन से साइंटिस्ट ने किया, वो आपको इधर दिया गया है। तो हम भी देख लेते हैं, पोल नहीं देते हैं, ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं आपके इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन को लेकर आपको पता है कि आपका लेंस स्टीनर का नाम दिया जाता है, चलो मैं पोल ही दे देता हूँ, लेकिन अब तो आपका क्लियर हो गया, अब तो पता ही चल जाएगा आपको, एक ही में दे रखा है बस का फोन। चलो एनीवेज, इम्यूनाइजेशन को लेकर जो श्रेय दिया जाता है वो मिस्टर लैंसटीनर को दिया जाता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ये आपको नजर आता है ब्लड ग्रुप के अंदर आपके जोनस सॉल्क। सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इस पूरे के पूरे कवरेज में हमने इनके बारे में कई बार देखा। पोलियो वैक्सीनेशन को लेकर हमने एडवर्ड जेनर को जाना था, एंड देन आपके फाइनली आते हैं एक्स को लेकर, और ये हैं आपके विल्हेम रेंगन, ठीक है। तो यार हाय लर्नर्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज का जो कंटेंट है वो डाल दिया था। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे काफ़ी मोटिवेशन उससे मिलती है। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कंप्लीट स्टैटिक जीके की ई बुक का मैंने लिंक भी डाला है, अगर आप वो परचेज़ करना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।